बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और आज की खूबसूरत सुबह का जी आगाज़ खूबसूरत और धुंधलाई सुबह ज़बरदस्त एनर्जी के साथ करते हैं। और ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसे हम भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चाहे धुंध है, चाहे मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया, कोई बात नहीं, चाहे अंधाधुंध है, चाहे अंधाधुंध है। मैं हूँ माहम जाहिद, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब, मेरी तरफ से भी आपको सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस धुंध के मौसम में सेफ ड्राइव कर रहे होंगे, महफूज तरीके से जनाब अपनी मंजिल तक पहुंच रहे होंगे। तो आज का शो भी एनर्जी से भरपूर होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव भी होगा, सियासत के हवाले से बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा और सेहत से लेकर लाइफस्टाइल तक हर टॉपिक पर दिलचस्प गुफ्तगू होगी। और सुनो पाकिस्तान का हर लम्हा ही आप इस बात से बाखूबी आगाह हैं और हर बात और हर मौजू जो है वो आपको मुस्बत तवानाई देता है, हौसला देता है और खुशी भी देता है। ये हम आपके फीडबैक की रोशनी में कह रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और अगर गलती से कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो आप जानते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है, अपनी पसंद का प्रोग्राम देखें, सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और फीडबैक भी दें। और जैसे कि उज़ैर भी कह रहे हैं कि हम ऑथेंटिक फीडबैक को फिर देखें, सराहते भी हैं। यस बिल्कुल, और हम उसका जिक्र भी करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से। सिडनी हमला जो है वो आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हमले के बाद जहां सिक्योरिटी खदशात पर सवालात उठाए जा रहे हैं, वहीं इंसानियत की एक रोशन मिसाल भी सामने आई है। यहूदियों को बचाने वाले बहादुर मुसलमान अहमद अल अहमद को सुपर हीरो करार दिया जा रहा है। इस बहादुर शामी मुसलमान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों अफराद की जानें बचाईं। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में अहमद अल अहमद को खूब पजीराई मिल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल अहमद को बहादुर शख्स करार दिया है। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने भी अहमद अल अहमद की खुलकर तारीफ की है। वालिदैन और रिश्तेदारों ने फ़ख्र का इजहार किया है। अमेरिकी अरबपति विलियम एक्मैन ने शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान कर दिया है और अहमद अल अहमद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठे करने की मुहिम भी जारी है। चंद ही घंटों में लाखों डॉलर जमा हो गए हैं। पर अफसोसनाक बात यह है कि इस हीरो को अप्रिशिएट करने के बजाय इसराइल जो है, भारत है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान अपनी प्रोपेगेंडा तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर बैठा है और वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया, जबकि रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वाक़े के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यहाँ तक भारत और अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक पाकिस्तानी को ही हमलावर करार दे दिया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो जो हकाइक हैं वो सबके सामने आए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने वाला भारत खुद हमले में मुलव्वस निकला। हमलावर के दोस्त ने ऑस्ट्रेलवी चैनल को बताया कि दहशतगर्द भारतीय निषाद हैं। हमलावर नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं, जबकि वालिद का ताल्लुक भारत से है, जिसके बाद पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप ही मर गया। और नाज़रीन, अब इतलात ये आ रही हैं कि हमले की तहकीकात में ताउन के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है। हमलावर के पस मंज़र की तफ्तीश के लिए इंडियन इंटेलिजेंस से ताउन मांगा जा रहा है और इस ज़िम्न में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। और इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान जावेद ने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सिडनी में जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया बड़ा अफसोसनाक था और इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सोग का भी ऐलान किया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या सूरत हाल है, माहौल कैसा है और लोग इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, जो इस वेरी अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरह से इस सिचुएशन में कि एक ऐसा मुल्क जो कि सैकड़ों मीलों दूर है ऐसे कंट्री से जहाँ पर ना किसी का डिप्लोमेटिक और ना किसका बॉर्डर के हवाले से कोई लेन देन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर होने वाला हादसा जो है यहाँ पे उस तरह से उतना डिस्कस नहीं हुआ जिस तरह से हमारे यहाँ उस तरह हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह जो हमसाया ममालिक के अंदर जो एक गेम रचाई गई, जो पाकिस्तान को के साथ जो है वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की गई और खासकर न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि यहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी नौजवान है नवीद अकरम, अनफॉर्चुनेटली उसका जो नाम है वो प्रीटी सिमिलर जो है वो उस हमलावर के साथ निकल आया, जिसकी वजह से जो है वो
ये तासर सामने आया कि शायद क्योंकि नाम जो है वो सिमिलर हैं पाकिस्तानी होने की वजह से, तो उन्होंने फौरी से सोशल मीडिया पर जो है वो तस्वीर सर्च की और नवीद अकरम नामी एक लड़का जो तालिब इल्म है सिडनी के अंदर, वो सामने आया तो उसकी तस्वीर को जो है वो फौरी से यरूशलेम और उसके अलावा CBS जो कि अमेरिकन बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भी स्टोरी जो है ये कर दी गई कि पाकिस्तानी है। उसके अलावा अफगानी सोशल मीडिया की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें की गई, तो उसकी वजह से न सिर्फ उस लड़के नवीद अकरम की जिंदगी को खतरे में डाला, बल्कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको भी खतरे में डाला, क्योंकि जिस तरह से एक फिजा यहाँ पर बन चुकी थी और इस इंसिडेंट के बाद पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी एक दफा डर गई थी। और इवन जो लोग काम पे मौजूद थे मुख्तलिफ, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कल्चरिज्म है, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हो, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी काम करना पड़ रहा होता है, तो जब आप उनके साथ काम करते हो और इस तरह का अगर इंसिडेंट और आप उसमें आपका नाम आ रहा हो, आपके कंट्री का नाम आ रहा हो, तो यकीनन ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल होती है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंतहाई इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो देखने को मिला, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का हो जाए, ये ज्यूस मीडिया हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों ने जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अरसलान। हम भारत से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, भारतीय मीडिया से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा ही कर सकते हैं। तहकीकात के हवाले से बताएं कहाँ तक पहुंची हैं, क्या ये वाकया अब भी सिर्फ इनफरादी हमला करार दिया जा रहा है या तफ्तीश का रुख किसी बड़े नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है? अब तक की जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो क्या सामने आई है? देखें, अभी तक की जो अहम पेशरफ्त है उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो बाप बेटा थे उनमें से एक का जो 2019 के अंदर जो नजरियात हैं उसको किसी हद तक जो है वो ISIS जो दाश तंजीम है उसके साथ जो है वो देखा गया था कि उस नजरियात काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वर्कआउट उस पर काम किया तो कोई ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिले और ना कोई ऐसी राब्ते मिले कि जहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें जो है वो कोई राब्ते हैं या कोई कार्रवाई हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक निज़ाम है कि आप किसी भी मुल्ज़म को तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसको प्रीवेंटिव जो है उसके खिलाफ डिटेंशंस में उसे नहीं ले सकते जब तक आपके पास उसके लिए एक ठोस शवाहद मौजूद नहीं है। और यहाँ तक कि आपने प्रीवेंटिव डिटेंशन में भी अगर लेना है तो आपको उसके लिए कोर्ट के अंदर जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि ये एविडेंस है, इनकी बुनियाद पे हमने इसको अपने डिटेंशन में लेना है। तो इस सारी सूरत हाल में उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक नैरेटिव था जो उन्हें लगा कि ये इसके सिमिलर है, लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा उसे अपनी जेर निगरानी में रखा। यानी कोई ठोस इस तरह के शवाहिद उस वक्त नहीं मिले थे। हमें ये भी बताइए अरसलान, ये मालूम हो सका है कि हमलावरों का ताल्लुक किस मुल्क से है? उनकी वालिदा के हवाले से तो बताया जा रहा है कि इटली से है, और ये भी सामने आ चुका है वो ऑस्ट्रेलिया में कब से मुकीम थे, लेकिन इस मामले में भी कुछ पेशरफ्त हुई है जिसमें ये मालूम हुआ है कि आखिरी बार ये कहाँ पर गए थे, इन्होंने किस मुल्क का विजिट किया था। इस मामले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कड़ियाँ जोड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। देखें, जहाँ तक ऑफिशियली अगर बात की जाए गवर्नमेंट लेवल पे या जो एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं उनकी बात, उनके लेवल पर अगर देखा जाए तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो नेशनलिटी कहाँ की थी या उनका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 70% इमिग्रेंट्स रहते हैं और उन्हें ये चीज़ का आइडिया है कि अगर वो किसी बैकग्राउंड का जिक्र करते हैं, आल्दो के जो नवीद अकरम लड़का है उसके कोलीग ने एक ऑस्ट्रेलवी यूट्यूबर जो मीडिया आउटलेट से हैं उनको ये इंटरव्यू में कहा है कि वो उनके फादर जो हैं वो बैकग्राउंड उनका इंडियन है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आएगी और ना इसको डिस्क्लोज किया जा रहा है और ना किया जाएगा। उसकी बड़ी रीजन क्योंकि कल भी हमने देखा कि जो यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान है सिडनी के अंदर, वहाँ सूअर का गोश्त फेंका गया। तो यहाँ पे क्योंकि 70% लोग जो हैं इमिग्रेंट्स हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह का किसी भी कंट्री का नाम आता है, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम आया, तो वहाँ यहाँ पर जो एक इंतशार की वबा फैल जो एक सूरत हाल बन चुकी थी, तो उस सूरत हाल में अगर वो किसी भी कंट्री का नाम लेते हैं तो यहाँ पर मुकीम जो कम्युनिटी है उस पर असरअंदाज वो हो सकता है। इत्तलात ये भी आ रही है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने तहकीकात के लिए भारत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता कर लिया। राब्ता किस सतह पर हुआ है? भारत से क्या मालूमात मांगी गई हैं?
देखें, अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसी हमारे तक इंफॉर्मेशन नहीं जो है पहुंची कि जिसमें ये कहा जाए, या कोई ऑफिशियल अभी तक जितने भी खासकर जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या उसके साथ जितनी भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो टीमें इस वक्त तहकीकात कर रही हैं, और उसके अलावा जो मीडिया के सामने अभी तक जितनी ब्रीफिंग रखी गई है, उसमें किसी जगह भी अभी तक ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। तो इसलिए हम भी इसको ऑफिशियली उस तरह से जो है वो नहीं कह सकते कि कोई कांटेक्ट हुआ है, या इस तरह की कोई चैनल, कोई ऐसा राब्ता जो है वो हो सका है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो है हमें सिर्फ वही बात करनी है जो ऑफिशियली चैनल्स के जरिए, या ब्रीफिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कानून नाफिज करने वालों की तरफ से, या जो सिक्योरिटी न्यू साउथ वेल्स पुलिस है उसकी तरफ से जब तक कोई ब्रीफिंग सामने नहीं आती, तो उस पर जो है उससे हटकर कोई अगर चीजें चल भी रही हैं, तो वो मीडिया का इटसेल्फ अपना ट्रायल, अपनी बेस पे अगर वो चीजें हैं, तो उसमें मजीद ये कहना जो है कि कोई राब्ता हुआ है, तो अभी तक हमारे इत्तलात में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। सही, अभी तहकीकात का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त का। और हमेशा से प्रोपेगेंडा करता आया है, और जब भी प्रोपेगेंडा किया है तो खुद मुलव्वस पाया गया, और यहाँ भी यही सूरत हाल है कि अब भारत से जवाब मांगा जा रहा है, और भारत खुद मुलव्वस, भारत के ताने बाने जुड़ रहे हैं हर जगह। जहाँ भी कोई नेगेटिविटी होती है, जहाँ भी कोई प्रोपेगेंडा होता है, जहाँ भी कोई गेम प्ले करना होता है, तो भारत तो सरे फहरिस्त और ही नजर हम पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने की वजह भी यही थी। और आपको पता है कि भारत के पेरोल पर जो अफगानिस्तान है, वहाँ से भी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो इसलिए किया जा रहा था कि तवज्जो जो है वो हटाई जाए बिल्कुल ही, क्योंकि भारत को पता था कि जो शख्स है जो इस वाक़े के अंदर मुलव्वस है दहशतगर्दी के, उसका ताल्लुक भारत से है, भारतीय निजात है। और ऑस्ट्रेलियन हुकाम भी जो है ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज कर दें तो फिर वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग उनके खिलाफ निकल आएंगे। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हसास मामला है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नाजरीन, एक और ख़बर आपको दे दें कि पाक बहरिया के जनाब बहरा अरब में FM-90 NER सतह से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग का मुजाहरा किया गया, जिसमें इंतहाई तेज़ी से फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इस मुजाहरे से पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियत वाज़े तौर पर सामने आई। जी बिल्कुल। और कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने इस फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया, और फायरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की महारत, अज़्म और पेशावराना लगन को खूब सराहा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना है कि पाक बहरिया मुल्क की समंदरी दिफा और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है, और किसी भी चैलेंज का जी भरपूर मुकाबला करने के लिए भी हर वक्त तैयार है और बहुत पुराज़्म है। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त और पैगाम पहुंच गया कि जनाब समंदरों की भी जो रखवाली है वो पाक बहरिया बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रही है, और आए रोज़ जो है वो मज़ीद उसमें डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, अपने आप को अपग्रेड भी किया जा रहा है, असले को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो दुश्मन जो है वो मैली आंख से देखने का तसव्वुर भी ना करे। और बारहा हम बता चुके कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, और अगर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंख हर तरह का दिफा, चाहे ज़मीनी हो, फ़ज़ाई हो, बहरी हो, और उसके अलावा बयानिए का हो, प्रोपेगेंडे का हो, तो जनाब हम तैयार हैं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम में अब कुछ सेहत की बात कर लेते हैं, और हम हमेशा बात करते हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए, और इस हवाले से ये भी डिस्कशन होती है कि क्या खाएं और क्या नहीं। लेकिन आज हम एक और अहम पहलू पर बात करेंगे, वो है खाना पकाने और दोबारा गर्म करने का सही और सेहत बख्श तरीका क्या हो सकता है। एयर फ्रायर, ओवन या तवा या मिट्टी के बर्तन या लोहे की कढ़ाई में खाना गर्म करना चाहिए। कौन सा तरीका जो है वो ग़िज़ाइयत को बेहतर महफूज रखता है, और क्या बार बार खाने को गर्म करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और अगर किसी सूरत ओवन या फिर एयर फ्रायर इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो तो कौन से बर्तन ओवन में मुफीद और कौन से नुकसानदेह होते हैं। सादा और काबिल अमल मशवरों के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, खाना पकाने और गर्म करने का सही और सेहत बख्श तरीका क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअल वही है जो हमारे आबा अजदाद करते रहे जी। हमें वही बात जो मैं अक्सर कहता होता हूँ ना कि बैक टू नेचर होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी और आएंगी, जैसे एयर फ्रायर की अभी बात चल रही है, बहुत सारे लोग उस पे हैं, तो इश्यूज देखने पड़ते हैं, लेकिन हम आसानी ढूंढते हैं। एक्चुअल वही तरीका है जो हम आग पे, जिस तरीके से हम आग पे किसी चीज़ को गर्म करते थे,
और गर्म करने के लिए भी जाहिर बात है, फ़र्ज़ करें कि आप दूध को ओवन में गर्म करेंगे तो उसकी वो पोजीशन नहीं होगी जो आप आग पे गर्म करेंगे। आग पे गर्म करेंगे वो हल्की आंच के ऊपर या जितनी भी आंच होगी, वो जब गर्म होगा तो वो दूध आपका फुट गया तो इसका मतलब है दूध ख़राब है। लेकिन ओवन के अंदर जो है वो उस लेवल पे नहीं बनेगा जैसे अक्सर माएँ जो है वो फीडर, क्योंकि रेजेस है ना। आप सालन देख लें, सालन की मिसाल ये है कि अगर आपने सालन वहाँ पे रखा है तो सालन ऊपर से बहुत तेज़ गर्म होगा, जी। लेकिन अगर आप बोटी तोड़ते हैं तो अंदर से ठंडी होगी। आलू को तोड़ेंगे तो अंदर से ठंडा, यानी उसने ऊपर वाली जो लेयर है उसको तो उसने बहुत हीट कर दिया, अंदर उसके ठंडा है। तो सालन भी आपका वहां पड़ा हुआ नहीं पता चलेगा कि ये खराब है या सही है। लेकिन अगर आप उसको चूल्हे पे रख के, जो अपना तरीका था, नेचुरल वे था, उसके ऊपर रख के अगर आप गर्म करेंगे तो वो बुलबुले आएंगे तो पता चल जाएगा कि हांडी खराब है, बुस गई हुई है, मतलब वो ताफन आया हुआ उसमें। तो इसलिए हमें ना फितरत और नेचर के जो है वो करीब रहना पड़ेगा। सही। अच्छा मेहरबी साहब, आप फितरत और नेचर के हवाले से बात कर रहे हैं, ये तो हो गया कि खाना गर्म करना आपको नेचुरल वे में ही करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पकती ही ओवन में, बनाई ही ओवन में जाती हैं, वो कितनी फ़ायदेमंद होती हैं या नुकसानदेह होती हैं? देखें, ओवन के अंदर जो भी चीज़ें बेक वगैरह की जा रही है ना, ये नहीं चीज़ों को आप देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ें ऑलरेडी मैदा से, उसका सोर्स आप देख लीजिए, पीछे मैदा है, और मैदा जो है उसके अंदर फाइबर नाम की कोई चीज़ नहीं, तो वो इंसान के लिए सख्त नुकसानदेह है, जहर है, पॉइजन्स है। लेकिन हम लगे हुए हैं जैसे डबर रोटी या मैदे की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कि वल हब्बो, यानी और भूसे वाला अनाज, वल हब्बो जुल अस्फ़ व रेहान फ़बीला रबिकमात को ज़बान, तो वल हब्बो का मैंने और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर फाइबर होना चाहिए, जो कि फाइबर होगा, हम उसको इनटेक करेंगे तो वो सही डाइजेशन भी सही होगा, उसके बाद छोटी बड़ी आंत के अंदर भी, और उसके बाद फुजला बनने तक और उसको इखराज तक हमें उसके लिए आसानी रहेगी। अगर हमने उसमें से भूसा निकाल दिया, फाइबर ही नहीं है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशनल इश्यूज जो हमारे आ रहे हैं, जिससे आगे बवासीर भी हो रही है, मैदे के अल्सर भी हो रहे हैं, एच पैलोरी भी हो रहा है, और बेशुमार हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के इशू आ रहे हैं। इसी डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से हम हार्ट तक की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स भी यहीं से आ रहे हैं। तो उस पॉइंट से हमें ये देखना है कि हमें खाना, देखें, इंसान अपनी सेहत के लिए खाता है, ना कि हम चस्का के लिए खाएं और उस चस्का चटखारा से हमारे लिए बेशुमार मसाइल और बीमारियां पैदा हों, तो फिर हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जमील साहब, ओवन की हम बात कर रहे हैं, तो ओवन जब पहले आए थे तो ये तो कुछ 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खाना गर्म, अब ग्रिलर भी हैं जनाब, घंटा घंटा उसके अंदर वो चिकन भी पक रहा है। तो इनको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि 2-4 मिनट के लिए अगर आप खाना गर्म कर लेते हैं किसी मजबूरी के तहत, वो तो ठीक है, या वो भी ठीक नहीं है, और ये जो फिर घंटों इसका इस्तेमाल होता है ग्रिलर के तौर पर, ये कितना नुकसान थे? देखें, पहली बात तो ये कि जो आप उसको 2-1 मिनट भी जो लगाते हैं, वो 2-1 मिनट ज़रा आप उसकी हीट देखिएगा और उसकी रेजिस देखिएगा। रेजिस कहीं भी होंगी ना किसी भी फॉर्म में, तो वो कैंसर कॉज करती हैं, किसी भी फॉर्म में हो। अच्छा। रेजिस यहाँ पे हो या रेजिस जो है वो आपकी किसी भी थेरापीज़ के अंदर हो या किसी टेस्ट वेस्ट में हो, जैसे एक्सरे की रेज कैंसर कॉज करती हैं, तो उसके बाद आगे आपके सीटी स्कैन है, MRI है, पेट स्कैन है, और बहुत सारे इस तरह के स्कैन आए, आपके बोन स्कैन है, तो ये सारी रेजेस हैं। तो रेजेस अब जब हम खाने के ऊपर डालेंगे तो फिर आप देख लें कि हमारे साथ क्या होगा। इसी तरह वहाँ जो भी चीज़ आप रख के उसको ग्रिल वगैरह में कर रहे हैं, वहाँ पे उसके अंदर रख के, तो वो जितना ज़्यादा टाइम आप उसको देते चले जा रहे हैं, आप देखें एक साइड पे तो हम ये कह रहे हैं, बल्कि पब्लिक भी अब जानती है कि आप खाना जो हम पका रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं, वो भी हमें थोड़ा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ऑयल के ऊपर लंबे टाइम के लिए जब हम उसको करते हैं, भूनते हैं उन चीज़ों को। आप देख लें कि हमारे यहाँ जो पख्तून भाई हमारे, वो बहुत कम भूनते हैं जी, ठीक है, आधा कच्चा आधा पका टाइप, जैसे हमारे यहाँ वो बनाते भी जैसे अरब के खित्तों में देख, हाँ अरब के खित्तों में देख लें। अच्छा, सबसे अच्छा है कि आप इसको मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं। हांडी के अंदर जो आप पकाएंगे, देर तक हांडी गर्म होनी है और उसकी अपनी एक हीट है, जो आज भी आपको कुन्ना जो है मटन कुन्ना, वो आज भी हांडी के अंदर ही है या घड़े के अंदर पकता है। उसको आप जिस तरह मर्जी कर लें, वो टेस्टी, तो बस सब खानों में डूब गया और उसको ये भूल ही गया कि आप मेरी तरफ आ जाइए, कुन्ना बेगम बहुत अच्छा बनाती हैं। चले, हमें बैठे बैठे लाइव सर्दियों में अच्छा बंदोबस्त हो गया, इनविटेशन भी मिल गया, हम जरूर ये खाना भी खाएंगे। लेकिन अच्छा मेहरबी साहब, टेस्ट का भी डिफरेंस होता है, मतलब मिट्टी के बर्तन में अच्छा खाना बनता है। आप साग, आजकल साग चल रहा है, साग को आप किसी भी बर्तन में बना के कोशिश कर लें,
ठीक है। सही। लोग प्रेशर कुकर में भी साग बना रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बना रहे हैं, मुख्तलिफ बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आज भी साग आपका जो है वो हांडी के अंदर जो पकेगा उसकी बात कुछ और है, और लकड़ी की वो जो आग होती है उसके ऊपर अगर जो साग बनेगा उसकी पोजीशन और है बनिस्बत इसके कि हम दूसरा। और फिर यही होता है कि जो इंसान बीमार होता है फिर उबली चीजें खा रहा होता है, उबली सब्जियां और उबली सारी चीजें। फिर भी तो उसी तरफ आना। जमील साहब, इसके एक्सट्रीम नताइज क्या देखे हैं इस तरह की चीजों को खाना खाने वालों को? एयर जो फ्रायर आजकल हम कर रहे हैं ना, वो भी आप देखें कि आपका बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा हीट बहुत दे रहे हैं, और हम उसको चिकनाई वहाँ कुछ भी नहीं है उसकी। और हम समझते हैं अल्लाह ताला ने हलाल हवानी जानवरों के अंदर जो फैट रखा है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमें उसको इंटेक करना चाहिए। कोरियर के अंदर 10 साल एक स्टडी हुई है, 10 लाख लोगों के ऊपर जो है वो स्टडी होती रही, सॉरी 1 लाख लोगों के ऊपर 10 साल स्टडी होती रही, और उनको 3 डिफरेंट ग्रुपों में जो है वो डिवाइड किया गया था। और जब रिसर्च प्रिंट हो गई, पब्लिश हुई है, तो उसमें उसका ये कहा गया, उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो खुशियां मनाएं, और दूसरा उसके अंदर था कि लंबी उम्र के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं। आप ये देखें ना कि गाड़ी अगर आपने आज किसी भी शोरूम से बाइक है या कोई भी गाड़ी अगर आपने निकलवाई है, तो जो उसके इंजन के अंदर ऑयल उन्होंने कंपनी ने डाल के भेजा, क्या हम उसी के ऊपर ही चलते रहते हैं सारी उम्र? तो मेरे साहब जिनके कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं वो तो परेशान होते हैं। वो परेशान इसलिए होते हैं कि उनको परेशान किया गया ना, ताकि दवाइयां बिकेंगी, वो इसके पे लगी और सारी जिंदगी कोलेस्ट्रॉल। और उस स्टडी के अंदर डेथ रेट 3 ग्रुप थे, 14 साल से लेके 97 साल तक के मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको रखा गया और 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। सबसे ज्यादा डेथ रेट उनके अंदर आया जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रखने की कोशिश की गई, और सबसे ज्यादा जो मसाइल बेहतर रहे, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको, और अच्छी सेहत के साथ उन्होंने लंबी जिंदगी, और डेथ रेट जिसमें कम था वो उनका था जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था। तो ये बात कोरिया में स्टडी हुई है, वो पब्लिश हुई है। बात यह है कि यहाँ पे हम कोई बात करते हैं ना तो बेशुमार नीचे कमेंट्स देने वाले अजीबोगरीब, मतलब वो कुरान का फैसला है कि इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। तो हम तो मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करके रिसर्च पेपर से ये चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन पब्लिक में एक बैठा हुआ रजाई के अंदर बैठ के अपनी जो उसके यानी आपकी बॉडी के अंदर तरावत जो है ये बहुत जरूरी है। सर देखें कि आपकी अगर चिकनाई नहीं होगी जी, आजकल जो सीजन है ड्राई है ना, इसमें आप देखें कि आप क्या स्किन ड्राई हो रही होती तो आप क्या उसको मॉइस्चराइज लोशन और मुख्तलिफ चीज़ें नहीं लगाते, ऑयल वगैरह नहीं लगाते, ठीक है ना। फेस पे बहुत सारी चीज़ों पे हम लगा के भी सोते हैं, सुबह उठ के भी सारा दिन भी हम ऐसे हाथ धो के वुजू करके आए। मेहरवी साहब आप कह रहे हैं जितनी भी ग़िज़ाएं हैं इनको ओवन या एयर फ्रायर में जब हम इस्तेमाल करते हैं या पकाते हैं तो उनके अंदर जो नमी है, जो ऑयल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो उसके अंदर नमी है ऑलरेडी वो भी बर्न हो गई, अच्छा। और बाहर से आपने कोई नमी दी नहीं तो कार्सिनोजन पैदा होगा, और कार्सिनोजन जो वो कैंसर का बायस बनता है। हम ये डरे हुए हैं, हमें किसी ने ये डरा दिया हुआ है कि चिकनाई वाली कोई चीज लेनी नहीं, तो आपकी अपना हार्ट जो है वो चिकनाइयों पे चलता, ये चिकनाई से। और कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये मोनोएटॉमिक अल्कोहल है, ये चर्बी नहीं होता, इसका भी फर्क है, और उसका बाकायदा केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला मौजूद है। सो डिपेंड ऑन कि हमने जो हमारा हार्ट है उसकी पंपिंग, और उसने कितनी लंबी आपकी आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स कितनी लंबी है। ब्लड यहाँ से एक दफा जब थ्रो करता है ना, पंप करता है, तो पूरी बॉडी में जो घूम कर वो 1 मिनट में वापस आ जाता है, लेकिन अगर उसका दुनिया का चक्कर लगाया जाए तो 3 चक्कर बनेंगे। अच्छा। दुनिया के 3 चक्कर बनेंगे। यूनिवर्स जो कायनात है पूरी, उसका 1 चक्कर बनता है। इतनी लंबी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, अगर इनको स्ट्रेट सीधा कर दिया जाए एक लाइन में तो इतना बड़ा बनता है। तो ये मेरे अल्लाह का करम है, और इतना बड़ा छोटा सा एक पंप कैसे लुब डुब कर रहा है, और कितनी लंबी। जमील साहब, हमारी भी इस डिस्कशन का जो पर्पस है वो यही है कि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हम उसका शुक्र अदा करें, और जो चीजें हैं उनको ठीक रखें, उन ऑर्गन को। फितरत के नेचर के करीब रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे ना। अगर आप उसमें गलती करेंगे तो फिर उसमें फितरत अल्लाह हिल्लती फतर नास वाली बात है ना, कुरान की आयत है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत नेचर पर पैदा किया, और अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी न करें, न करो। अगर आप अपनी बाइक में, अपने मतलब गाड़ी में, या आप अपने मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते तो अपने साथ। जमील साहब, ये बिल्कुल मुझे एक बात याद आ रही है कि पहले लोग खाना बनाया करते थे कि मतलब अगर दोपहर को खाना बना तो वो मैक्सिमम उन्होंने रात को खाना है,
और उसे अगर उन्होंने रखना भी है तो फ्रिज नहीं भी होते थे तो वो पानी के अंदर रख दिया करते थे। लेकिन अब 6-6, 7-7 दिन का खाना बनाकर फ्रीजर में रखा जाता है। पकता ही 2 टाइम है ना, उस वक्त 2 टाइम पकता था, सुबह पका और शाम को पका। शाम वाला बांट दिया जाता था, जो बचता था वो बांट दिया जाता था। और अगर लेने वाला कोई नहीं होता था तो वो आपकी वाली बात कि किसी बर्तन में पानी डाल के हंडिया उसके अंदर तैर रही होती थी, स्विम कर रही होती थी और बचत होती थी। अदरवाइज आप देखें ना कि हम फिर इन चीज़ों से दूर गए। आज भी लोग दुम्बा कढ़ाई बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं, जबकि वो दुम्बे की जो कढ़ाई वो बना रहे हैं वो उसी का दुम्बे का ही फैट या उसकी जो वो चक्की की चर्बी होती है वही थोड़ी सी उसमें डाल के उसमें बना के देते हैं। कमाल का वो है। लेकिन हम डरे पड़े हैं कि हमें चिकनाई और नहीं मेहरबी साहब ये बात है। और दूसरा फ्रोजन खाना हम ओवन में गर्म कर करके खा रहे होते हैं। सर वो जो बासी करके आप खा रहे हैं उसके अंदर वो अपने साथ जुल्म है। वो खाना किसी को खिला दो, किसी भूखे को खिला दो। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में कोई इवेंट था ऐसा, उसमें जितना खाना बचा है मैंने उसको पैक करवा के उसके बाद मैं गाड़ी में लेके निकला हूँ। और मैं रात को अक्सर ढूंढता हूँ ये जो मुख्तलिफ बैंक्स है ना जी, आप उनको रात को कभी 8-9 बजे विजिट करें तो बैंक वगैरह या छुट्टी वाले दिन आप उनको देखें जो गार्ड्स बाहर बैठे सर्दी में या गर्मी कोई भी हो, उनके पास नहीं है खाना, वो कहाँ जाएं, कहाँ से लें। आप उनको जाएं वहां पे उनको तकसीम कर दें, किसी को खिला दें, बनिस्बत इसके कि आप उसको डंप करें और अगले दोनों बड़े अहम अच्छे पहलू हैं। यानी आपकी सेहत भी होगी, खल्के खुदा का भी भला होगा। कुरान आपको उम्दा और तरोताजा खाने की बात करता है ना, फनजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना। क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। फलियंजुर अय्युहा अस्का तामन। साहबे काफ से जब बात होती है तो वहां पे अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर है कि तुम अपने में से किसी को बाजार की तरफ भेजो और तरोताजा लेकर आए। तो हम यहाँ पे किसी को भेजते हैं तो बिरयानी ले आओ, फलानी चीज ले आओ, जो भी पका हुआ पुराना है वो ले आओ। हम किसी को बेकरी पे भेजते हैं सैंडविच, क्लब सैंडविच और मुख्तलिफ, हमें यकीन करें वो नाम भी नहीं आते हैं, पिज़्ज़े ले आओ, इस तरह की चीजें ले, तो सारी पहले से तैयार। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इतनी अच्छी बात समझाई भी है कि खाना वेस्ट भी ना करें आप, खाना बच जाता है तो किसी ज़रूरतमंद को दें। इतने लोग हैं जिनको ज़रूरत है खाने की भी, तो इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि नाज़रीन के साथ एक और अच्छी बात शेयर की जाए कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स, टेक्नोलॉजी के माहिर और स्पेस एक्स और टेस्ला के सरबरा इलॉन मस्क ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। बरसों तक मुल्हिद रहने के बाद अब वो खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल एलॉन मस्क ने खुद को कल्चरल क्रिश्चियन करार दिया था। हाल ही में कैटी मिलर के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने मजहबी ख्यालात पर खुलकर बात की। एलॉन मस्क ने कहा कि माजी में वो किसी भी अकीदे पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है। वो यकीन रखते हैं कि ये कायनात किसी न किसी मखलूक या खालिक के जरिए वजूद में आई और इसका खालिक खुदा है। वाह। ताहम एलॉन मस्क ने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक की है कि वो खुद को मुल्हिद नहीं समझते। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। एटलीस्ट उन्होंने एडमिट किया है कि कोई पावर है जो इस निज़ाम को चला रहा है, और ये मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो की जिसने दुनिया को पीछे छोड़कर तारीख रकम की। पाकिस्तानी स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन 121 फुट से ज़्यादा के रिवर्स रैंप जंप, नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड और ख़तरनाक स्टंट्स, ये सब उनके नाम हैं। क्या ही बेहतरीन बात है जनाब। और हम यही जानेंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और स्टंटमैन बनने के दौरान सबसे मुश्किल लम्हात कौन से थे, और बेटे के साथ इस कारनामे को आगे बढ़ाने का तजर्बा कैसा रहा। तो आइए सुल्तान गोल्डन साहब को इस शानदार कारनामे पर मुबारकबाद भी देते हैं और जानते हैं कि वो मुस्तकबिल में कौन से मजीद आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा। सुल्तान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हमें ये बताइएगा कि सुल्तान गोल्डन का स्टंटमैन बनने का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बहुत लंबा आपका करियर है, बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं हूँ, ये पूरा पाकिस्तान की, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान की सारे आवाम बल्कि मुसलमानों ने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह की मेहरबानी से ये रिकॉर्ड हुआ है और दुआओं की बरकत है। मैं एक नाचीज इंसान हूँ, मैं भी एक काम जैसे बाकी अल्लाह की मखलूक है उसमें से हूँ। ये अल्लाह पाक जिसको नवाजता है ये उनकी मेहरबानी और एहसानात होती है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा सुल्तान साहब, रिवर्स रैंप जंप की अगर हम बात करें, 121 फीट से ज़्यादा एक हैरानकुन रिकॉर्ड है, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, इसके लिए मैंने शायद आपको वीडियो भी भेजी है। मैंने 1900
95 में दुनिया में सबसे पहले रिवर्स जंप इंट्रोड्यूस करा है। मैंने आपको वीडियो भी भेजा है, शायद आप देख लेना, आपके पास होंगे। और ये बर्निंग कार का भी जंप जो है मैंने 1994 में 95 में इंट्रोड्यूस करा है। उसके बाद मैं फिर तबलीग में चला गया, तबलीग के लिए। मैंने बोला शायद ये जायज़ नहीं होगी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। मगर 2000 में मुझे जो है वो मतलब जामिया शफे से फतवा मिला कि आपका काम जायज़ है, आप कर सकते हैं। फिर हमारे बुजुर्गों ने भी इजाज़त दी। तो इस पर मैं अल्लाह से मांगता रहा, हर रोज़ मांगता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी सारी दुआएं कबूल की थी और इसके लिए कोई काफ़ी जहद करनी पड़ी। कई मरतबा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलानात की कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और कहीं बल्कि 1-2 जगह पे तो आपके सामने शायद वीडियो भी होंगे, मैंने जो है उसके लिए जो है वो शंदूर फेस्टिवल में वहाँ पे किया जी। मगर वो अफसोस की बात ये होता है कि उन लोगों ने वो जो है सरपरस्ती करने की बजाय उल्टा हमें नुकसान ही पहुंचाया। ये वहाँ पे शंदूर फेस्टिवल में मैंने ये 2019 में रिकॉर्ड बनाई थी 119 किलोमीटर स्पीड से, रिवर्स स्पीड का। और जब भी मैंने करनी थी तो वो बस उन लोगों ने कुछ ज्यादती की। फिर अल्लाह से मांगता रहा। फिर अभी फरवरी में हार्स एंड कैटल शो लाहौर में हो रही थी, उसमें उन लोगों ने हमें जो है मेरे साथ अग्रीमेंट किया, रिटर्न अग्रीमेंट। पहले सिर्फ रिवर्स जंप का था मेरे रिकॉर्ड, फिर उन्होंने कहा ये पारदर्श रिवर्स स्पीड कभी आप फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव कभी आप जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करे। जो रिवर्स जंप है इसमें गिनीज बुक में इसका नाम है पारदर्श रिवर्स जंप। तो हम उसके लिए भी तैयार हो गए, काम भी शुरू किया। बाद में उन्होंने कहा पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं। मैंने बोले भाई मेरा ट्रायल ले ली, इसमें कौन सा मसला है। फिर अल्लाह की शान, फिर उन्होंने जब नहीं किया, मैंने यहाँ आ करके अपनी शहर पशीन में गाड़ी तैयार की। तैयार करने के बाद मैंने किसी को, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, क्योंकि जब बात लीक हो जाता है फिर जो है कोई जो है वो एक सरप्राइज देना होता है। तो बस एकदम मैं आया, मैंने कहा कि 4 बजे मैंने 1-2 चैनल को कॉल किया, जो दोस्त है उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो आए, उन्होंने मेरी जो है ना वो लाइव कवरेज किया और दिखा दिया। फिर उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे 23 मार्च के लिए जो है ना अवार्ड देने के लिए कोर कमांडर साहब 12 को राहत नसीम अहमद खान साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मदऊ किया। मैं फिर लाहौर से आया, फिर मैंने उनसे बात की कि मैं सर ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी अरसा में रहूँगा। फिर उन्होंने शफकत की, कहते हैं ठीक है हम बात ऊपर करेंगे। फिर जो है इसकी फिर इजाज़त मुझे मिली, उसकी जो है सरपरस्ती हुई ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और जो हमारे कोर कमांडर फेड कोर है राहत नसीम अहमद खान साहब और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुखरी साहब और DHA कोयटा, इन्होंने इसमें मेरी सरपरस्ती की और इस काम को अल्लाह पाक ने सर अंजाम तक दिया है। और इसमें एक बात ये भी मैं वजाहत के तौर पर करना चाहता हूँ कि मैंने तीसरा रिकॉर्ड भी बनानी थी जो जिसका नाम था बर्निंग कार। मैंने अपनी बर्निंग कार का वीडियो भी आपको भेजी है, शायद आप दिखा दें। तो उसमें ये हुआ है कि वो क्योंकि इसमें अल्ट्रेशन होता है, चीज सिस्टम बनानी होता है। वो जिस खरादिया ने उस सिस्टम एक चीज पुर्जा था जिसको गाड़ी को ऑटोमेटिक आग लगानी थी, वो फेल हो गया। इसलिए उस प्रोग्राम को फिर हम लोगों ने पोस्टपोन किया, गाड़ी भी हमने नहीं निकाली। तो उसके बाद फिर हमने एक और सरप्राइज दिया। वो ये सरप्राइज थी कि जो है हमने DHO को तो पता था कि मतलब ये प्रोग्राम हो रहे मेरे बेटे का, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। और एकदम उसी वक्त जिसको पहले हमने प्रैक्टिस कराई थी, उनको जंपे कराई थी, उनको 4-5 गाड़ी हमने तोड़वाई। ज़ाहिर गाड़ी तो इसमें खत्म हो जाती। तो उसके बाद फिर जो है अल्लाह की मेहरबानी से उसने भी जंप कर लिया और सारी दुनिया ने देख लिया। सुल्तान साहब बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त है और माशाल्लाह एक लेगेसी है। आप अपने बेटे को भी ये सिखा रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। सर मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मतलब 50-60 की स्पीड से भी गाड़ी रिवर्स करना एक महारत का काम होता है और आप 219 किलोमीटर की से आप स्पीड से आपने गाड़ी रिवर्स और फिर रिवर्स जंप, क्या बात है। तो सर आपके डिफरेंट स्टंट्स हैं, सबसे मुश्किल स्टंट आपको कौन सा लगा, चैलेंजिंग कौन सा लगा, जिसको समझने में बार बार प्रैक्टिस करने में आपको वक्त लगा? एक चीज मैं थोड़ा सा वजाहत आपसे कर लूं जी। ये स्टंट्स नहीं है। आप स्टंट्स का मतलब क्या होता है, अब वैसे जो है लोगों ने पूछा नहीं, अपना मैं भी मसरूफ था अपनी गाड़ियों के तैयार होने में। मतलब वो जो वीडियो रिलीज हुए उसमें से अब स्टंट्स का नाम भी है। ये मोटर स्पोर्ट्स है।
और ये एक बात याद रखना, जो है दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम दुनिया में जो है मोटर स्पोर्ट्स में, आप अगर जितना भी स्पोर्ट्स चैनल देखे और जो है स्टार स्पोर्ट्स देखे, उसमें सबसे मोटर स्पोर्ट्स का कंपटीशन दिखाई जाती है। मगर जो मोटर कार जंप है या रिवर्स स्पीड रिकॉर्ड है, इनकी कंपटीशन नहीं होता है। या मोटर बाइक जंप है, उसकी कंपटीशन नहीं थी। उसकी वजह है कि खतरनाक काम है। अच्छा। और ये जो है ना, इस तरीके से जैसे कार रेसिंग होता है, मोटर बाइक रेसिंग होता है, हर कैटेगरी का अलग अलग उसका होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता है। इसमें चूंकि जो है ये बहुत बड़ा जर किसको लगता है अभी, अब वो तो अब मैं जानता हूँ या जैसे मेरा आप अल्लाह बता रही जानता हैं, है मोटर स्पोर्ट्स बहुत ही खौफ का काम है, खतरनाक काम है और बड़ी दलेरी का काम है। और यकीनन आप एक एग्जाम्पल हैं कि इतना दलेराना काम करते हैं। तो इस दौरान खौफ और रिस्क को कैसे काबू पाया जाता है? देखो, काबू जब तक आप जिस चीज का भी मश्क न करे, आप एक उसका प्रैक्टिस न करे, तो ये ऐसा नहीं होता है। मतलब अल्लाह ने भी हर चीज से मना किया है। आदमी कहेंगे, एक सीढ़ी जाते हैं बिल्डिंग पे, 5 मंजिले पे, नीचे आदमी उतरते हैं, एक आदमी कहते हैं मेरे यहाँ से छलांग लगे, वो तो हलाकत है। जब तक आपको किसी चीज में भी महारत ना हो। आप क्रिकेट में जो कई मरतबा किसी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया कि आप क्रिकेट के जो है, अब मैंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, सीधा मैं आपको, हाँ मैंने फुटबॉल खेली, मैं अपनी शेर पशीन का बहुत अच्छा फुटबॉलर था, मगर उसमें चांस नहीं था कि मैं आगे नहीं कर सका। फिर मैंने अपनी इस फील्ड को जो है स्टार्ट किया, जो है ये भी हम फिल्मों में देखते थे। अब मैं रिकॉर्ड बात हूँ कि रिकॉर्ड जो हमने बनाई, जो रिवर्स जंप है, उसका नाम है फारदस रिवर्स जंप। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। ये 2014 को एक अमेरिकन इस रिकॉर्ड को बनाया और इसका रिकॉर्ड का डिस्टेंस 89 फीट था। हाँ, तो उस रिकॉर्ड को जो है 14 यानी 11-12 साल हो गए, लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इस पर ट्राई की कि हम इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें, मगर किसी को कामयाबी मतलब हासिल नहीं हुई, उतना जंप नहीं कर सका। मेरा प्रोग्राम यहाँ पर था, हमने एक दिन पहले रिहर्सल भी की थी, वो 165 फुट का जंप हमने किया, मगर उसमें वो जो रोड था उसमें एक खड्डा था, उसको हमने उस वक्त नहीं चेक किया था। और दूसरी बात यहाँ पे भी मैं बताऊं, क्योंकि ये रोड अगर आप देखें तो ये रोड जो है ऐसी, मतलब जितना हमारे प्लेटफॉर्म की चौड़ाई है, ये ऐसी 3.5 इंच ऐसी, मतलब वो स्लोप होता है कि रोड पे पानी खड़ी नहीं। अब प्लेटफॉर्म तो आगे तो अगला हिस्सा तो एडजस्टेबल है, उसमें हम जेक सिस्टम होता है, उसको हम सीधा कर सकता है, मगर जो आखिरी हिस्सा है वो बिल्कुल जीरो पर आता है। तो वो बड़ा मुश्किल काम है, उससे की वजह से फिर गाड़ी हवा में घूमता है, वो उस तरीके से लैंड नहीं कर सकता है जिस तरीके से एक स्ट्रेट पे। आप अगर इसको देखिए, ये जो जिसने जंप की, मैंने आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकती हो और आप इसको देख भी सकते हैं। उसके लिए बकायदा एक ग्राउंड होता है, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है, वो इतना चौड़ा उसकी चौड़ाई होता है। और वो फिर जब वहां लैंड करता है तो वहां पे उनके साथ सेफ्टी के लिए पब्लिक को भी देखता है, उनके साथ उन्होंने वो जो बड़े बड़े ब्लॉक सीमेंट के बैरल होता है वो लगाए हुए थे। बिल्कुल हिफाजती इंतजामात भी किए गए थे, जो लोग वहां पर देखने के लिए मौजूद थे। सुल्तान गोल्डन साहब, बड़ा ही जबरदस्त काम है और आपने ये मुतारिफ करवाया पाकिस्तान में, और आपने इस्लाह भी कर दी, बता भी दिया कि जनाब ये मोटर स्पोर्ट्स है और हम तो कहेंगे एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स है ये। सर, इसकी तरफ नौजवानों को राग़िब करने के लिए क्या आप मशवरा देंगे और गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है? देखो, मैं आपसे एक वजाहत करूं, देखो मैं कब से हुकूमतों को तो कह रहा था, चलो उस वक्त इतना बड़े सतह पर, बड़े लेवल पर ये मेरा प्रोग्राम नहीं। उस वक्त जब मैंने 1987 में आलमी रिकॉर्ड कायम किया मोटर बाइक का, वो 249 फीट गिनीज बुक का सर्टिफिकेट भी है, मैंने वीडियो भी आपको उसका भेजी मोटर बाइक का। मगर बात यह है कि हुकूमत को चाहे जिस तरीके से रोडों पर लोग व्हीलिंग कर रहे हैं, रोडों पर लोग गाड़ियों को रेसिंग कर रहे हैं, कितना गाड़ी एक्सीडेंट, कितना नौजवान, कितना जो है ना वो माँ बाप परेशान, बहन भाई परेशान होता है, उन लोगों की जो है उस पर भी रहम करना, उनको भी अपने ऊपर रहम करना, ये काम बेशक है, मगर ये रोडों के लिए नहीं, रोड पे व्हीलिंग करने के लिए नहीं, रोडों पर मोटर बाइक रेसिंग के लिए नहीं होता है, मोटर कार रेसिंग के लिए। हाँ, ग्राउंड गवर्नमेंट को चाहे कि इसके लिए हमें जमीन दे, कम से कम 1000 एकड़ दे। पंजाब में कोई मुश्किल है, ये तो कोई मसला नहीं है। उसमें जो है एकेडमी इंटरनेशनल किस्म की बन सकती है,
स्टेडियम बन सकती है जिसमें दुनिया से लोग यहाँ कंपटीशन के लिए आएंगे। हमारे नौजवान जो यहाँ पे ट्रेन होंगे, दुनिया में जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल और इसके लिए जो है ना सुल्तान साहब आपने कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी चाहिए जो रोडों पर इस तरह के कार्य होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बाइसे फख्र है हमारे लिए, बहुत ही एजाज़ की बात है कि उन्होंने इतने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं सुल्तान साहब ने, और आगे उनका बेटा भी उनकी लेगेसी लेकर चल रहा है और वो भी रिकॉर्ड बना रहा है। गवर्नमेंट भी अगर इस तरह की कोई जगह दे दे तो ये जो नौजवान है, उम्मीद है ये फिर सड़कों को छोड़कर जनाब उस मैदान का रुख करेंगे और कोई फायदा भी होगा उन्हें भी इस चीज का और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। जनाब, डिजिटल दुनिया से एक बड़ी खुशखबरी है जो कि हम आपको दे देते हैं, बता देते हैं। यूट्यूब पर पाकिस्तानी तख्लीककारों ने 2025 में नई तारीख रकम की है। वो फिर चाहे व्लॉग्स हों, ड्रामा रिव्यूज़ हों या पॉडकास्ट हों, पाकिस्तानी मवाद ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अब आलमी नाजरीन के दिल भी जीत रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए एक मजबूत सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है। वाह। और यूट्यूब के मुताबिक जी 95,000 से ज़ायद पाकिस्तानी चैनल्स 10,000 सब्सक्राइबर्स का संगे मील जो है अबूर कर चुके हैं। 13,000 से ज़्यादा चैनल्स के सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1,000 से ज़ायद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करके आलमी क्लब में जगह बना लिया। जबरदस्त। दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तानी यूट्यूब मवाद का 60% से ज्यादा वॉच टाइम बैरून मुल्क नाजरीन पर मुश्तमिल है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी तख्लीककार आलमी नाजरीन के दिल जीतने में कामयाब हो चुके हैं। और यूट्यूब के मुताबिक कनेक्टेड टीवी पर पाकिस्तानी लॉन्ग फॉर्म और हाई क्वालिटी मवाद की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ है। ड्रामा रिव्यूज़, फूड व्लॉग्स, ट्रैवल शोज़ और पॉडकास्ट अब पाकिस्तानी यूट्यूब की पहचान बनते जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम देखें तो जो एजुटेटमेंट का मवाद है वो भी बहुत नुमाया इजाफा देखने में आया है, और जिसके ज़रिए माली, मुआशी और समाजी आगाही को फ़रोग मिल रहा है। यूट्यूब का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी तख्लीककारों के लिए न सिर्फ इजहार का ज़रिया है बल्कि रोज़गार और कारोबारी मौक़े भी जो हैं इसका ज़रिया बनते हैं और बड़ा फ़ायदा का। तो ये कामयाबियाँ सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानी नौजवानों की मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और डिजिटल ताकत का सबूत है। यूट्यूब आज इजहार, रोज़गार और कारोबार का बड़ा ज़रिया बन चुका है और पाकिस्तानी तख्लीककार आलमी डिजिटल मंजरनामे में अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान डिजिटल कंटेंट के आलमी मराकज़ में शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो जनाब, हम भी यही उम्मीद करते हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की ओछी हरकत है जिसका जिक्र करने जा रहे हैं। इस्लाम दुश्मनी में नीतीश कुमार ने इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया और 2-4 हाथ बल्कि आगे ही निकल गए। अवामी इज्तिमा में बाहिजाब मुस्लिम खातून का हिजाब ज़बरदस्ती उतारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और भारत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। और आपको पहले मैं ये भी बता दूं, ये कोई आम खातून नहीं है। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उसके मुताबिक ये खातून डॉक्टर हैं और ये वज़ीर आला नीतीश कुमार जो हैं, साहब कहने का साथ लगाने का मेरा दिल हरगिज़ नहीं है कि ये उन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो हैंड ओवर कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने ये बदतमीज़ी की शर्मनाक घटिया हरकत इनकी जानिब से की गई। किस बेदर्दी से इन्होंने उस खातून का जो नकाब है उसको खींचा। आप दरख्वास्त कर सकते थे, अगर वो चाहती तो वो उतार सकती थी, लेकिन ये जो हरकत है नहीं हो सकता। दरखास्त भी क्यों कर सकते थे? उन्होंने हिजाब पहना तो उन्होंने अपने लिए पहना, किसी के लिए नहीं पहना। बड़ा ही नागुज़ीर था, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही थी। और यहाँ से पता चलता है कि इनको मुसलमानों से मसला है, इनको मुस्लिम्स की तकलीफ है और कोई मसला नहीं है। जंगें भी सारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मुस्लिम से प्रॉब्लम है और इतना जीना हराम किया हुआ है कि एक स्कार्फ या हिजाब नहीं ले सकती औरत। थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे इंसान को। तो जो पब्लिक में इस तरह की हरकत करे उसको तो ऐसा पीछे देखें ना जो खड़े हैं वो कैसे दांत निकाल रहे हैं अपने। इनके आप साधु देखें किन हालातों में घूम रहे होते हैं, उन्हें आप देखें लिए चाहते हैं कि सारे उसी हालात में घूमे। अगर कोई कवर कर रहा है अपने दीन के मुताबिक जनाब उसको फॉलो करते हुए तो उस पर इन्हें जनाब बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। बातें करते हैं कि दूसरों को कहते हैं दहशतगर्द मुल्क। आपकी अकलियतें तो महफूज नहीं है आपके मुल्क में, आपके मुल्क में औरतें महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। और फिर आप दावा करते हैं कि आप जी बहुत कोई अच्छी कंट्री है। और फिर आप देखें सोशल मीडिया पे हर इंडियन आकर गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देगा। यही इनकी असलियत है और यही इनकी खलाकियात है जिनके ये बड़े दावे वादे फिल्मों में तो कर रहे होते हैं, हीरो बन के सामने आते हैं और औरतों के साथ इस तरह सलूक करें और जिस तरह से हिजाब खींचा, मेरा तो खून खौल रहा है। ऐसे बंदे को तो मैं कहती हूँ जीना
जीने का हक नहीं है जिस तरह से उसने हरकत देखें ना, की फिर है। चेहरे पे उनकी आप पर रौनक देखें, ये वो उनकी जो मुस्कुराहट है ये देखें, और पीछे जो लोग हैं वो किस तरह से खड़े होकर बेशर्मी के साथ दांत निकाल रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है कि भाईजान एहतराम करें, खातून आपके सामने खड़ी हुई है। और उम्र देखें और इनके काम आप देखें कि इन्होंने कितनी इखलाक बाख्ता जो हरकत है ये की है इन्होंने, और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि जनाब इस बात का इन्हें कोई इदराक हो सके कि ये क्या घटिया हरकत कर चुके हैं और इस पर कोई माफी मांगे। उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इनके बुजुर्गों की अगर ये सूरत हाल है, ये हरकतें करते फिर रहे हैं, तो इनके नौजवान क्या करते होंगे। और वाकई फिर इंडिया में देखते हैं ना हम, रेप केसेस भी इंडिया में सबसे ज्यादा है क्योंकि ये हरकतें ऐसी करते हैं। इनकी खिलाकियात ही यही है। और फिर ये दावे वादे जो कर रहे होते हैं ना, ये सारे झूठे होते हैं। यहाँ से इंडियंस का चेहरा सामने आता है, इनका प्रोपेगेंडा सामने आता है। और माजरत के साथ मैं तो हैरान कुन एक वीडियो है और इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो, ये देखना भी मुनासिब नहीं समझा जा रहा कि किस तरह से एक बुजुर्ग है और सफेद बाल हैं सर पे, और खातून को जिस तरह से वहां आप देखें कितनी जोर से वो खींचा गया नकाब उसका, यही तो बात मतलब है। आप पे तो इस पे केस बनना चाहिए था, आप पे तो हैरेसमेंट का केस बनना चाहिए था। लेकिन जनाब भारत में कोई मसला ही नहीं है, वो चाहें तो कर सकते हैं, मुसलमानों के साथ जो मर्जी कर सकते हैं। और हिंदू अकलियतें जो है, जो निचली जात वाले लोग हैं, उनके साथ भी वो जो चाहे कर सकते हैं। और फिर बाद में शाइनिंग इंडिया के जो नारे हैं वो दुनिया भर में मारे जाते हैं। और फिर जो देखते हैं कि एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो जनाब अपने जो शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, उनके लिए क्या ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे होते हैं कि अगर वहां जाना है तो अपना बड़ा ख्याल रखें, अव्वल तो ना ही जाएं। जिस तरह के दिल्ली में रेप केसेस हैं और दूसरे शहरों में हैं, तो इस पर तो जनाब अफसोस ही किया जा सकता है। और इस पर हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसे ही है। और अब मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं और जान लेते हैं कि मौसम की पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रही। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मौसम आज कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद फ़ज़ाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 12 और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 6 और कम से कम -4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करेंगे जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की, जहां अक्सर इलाकों में जो है सख्त सर्दी बरकरार है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 13 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में कहीं कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई की है। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे गंधारा तहजीब के मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा और आपके साथ शेयर करेंगे KPK का मौसम, जहां हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात का रुख करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, कोहिस्तान और इसके अलावा दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और बादलों का राज बरकरार रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है 23 और मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल का रुख करें इस्लामाबाद, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र करें औलिया के शहर मुल्तान का, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे।
और अब जिक्र करते हैं मादी ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान का, और आपके साथ शेयर करते हैं बलोचिस्तान का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 18 और मिनिमम 2 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे कदीम तहजीबों के मरकज़ सिंध का मौसम, जहां ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 30 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 27 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्खर, रोहड़ी, शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना, मोंजोदड़ो और गिरदोनवाह में धुंध बढ़ने की पेशगोई की है। नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने सारिफीन को खबरदार किया है कि अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए या किसी और ने आपका अकाउंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो तो फौरी एक्शन लेना ज़रूरी है। हुकाम के मुताबिक सबसे पहले व्हाट्सएप को जो आपने करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि अनइंस्टॉल किया जाए, दोबारा उसे इंस्टॉल करके अपना नंबर दर्ज करें। आपको SMS के ज़रिए 6 हिस्सों का कोड मौसूल होगा जिसे आपने फ़ौरन दर्ज करना है। कोड दर्ज करने के बाद हैकर खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक ही मोबाइल पर फाल रह सकता है। वाह, जबरदस्त, आप नुमाइंदे ही लगे जिस तरह से आपने हम इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं व्हाट्सएप हैकिंग के हवाले से। लोग किसी भी लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं और फिर जनाब आपका व्हाट्सएप गया तो सब कुछ गया, सब कुछ ही गया। और अगर हैकर जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखी है उसने और आप पिन नहीं जानते तो व्हाट्सएप आपसे 7 दिन इंतज़ार करवा सकता है, मगर परेशान नहीं होना, इंतज़ार के दौरान भी हैकर आपका अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। NCCIA के मुताबिक अगर आपने पहली ईमेल एड्रेस लिंक की हुई है तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करें और पिन फ़ौरन से रीसेट कर लें ताकि इंतज़ार की ज़रूरत ना करनी पड़े। तो 2 जो स्टेप वेरिफिकेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोगों ने नहीं ऑन की होती है। बिल्कुल, और इसको महफूज जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका डेटा होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसलिए वन टाइम वाली ऑप्शन यूज़ किया करें तो वो बेहतर है। तो जनाब एक और ख़बर है आपके साथ शेयर कर दें। मैं तो चाहता हूँ कि शेयर कर दी जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि मैं शेयर कर पाऊंगा। आपको क्यों मुश्किल लग रहा है? नॉस्ट्राडेमस की कुछ नहीं, वो तो हम आपको बता देते हैं कि जनाब नॉस्ट्राडेमस की कुछ पुरानी पेशगोइयां हैं और वो पेशगोइयां बड़ी ज़रा थोड़ी सी किसी के लिए खौफनाक भी हो सकती हैं और डराने वाली भी हो सकती हैं। उनको 2026 से कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं 26 आ रहा है तो हम जनाब आपको पॉजिटिव ही रखें और अच्छी खबरें दें। लेकिन खैर उनके मानने वालों के मुताबिक जनाब उन्होंने अपने अशार के अंदर कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जो सियासी हलचल और मुमकिना जंगों की तरफ इशारा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या देखा है, कोविड देखा है, वॉर्स देखी हैं इतनी ज़्यादा, फिर जब ये भी हो रहा है तो अब वो बताते हैं कि 26 के अंदर मक्खियों के हमले का जिक्र है। माहिरीन कहते हैं कि इसका मतलब असल मक्खियों से नहीं है बल्कि ताकतवर रहनुमाओं से है। इसलिए ये ख्याल किया जा रहा है कि 2026 में ट्रंप, प्यूटन या दीगर लीडरों की ताकत मजीद बढ़ सकती है या फिर बड़े मुल्क नए इत्तेहाद बना सकते हैं। एक और इशारे में स्विट्ज़रलैंड के इलाके टिक्यूनो में खूनरेजी का जिक्र है, जिसे कुछ लोग यूरोप में किसी मुमकिना तनाज़े का इशारा समझते हैं। तो नाज़रीन, ये जो नॉस्ट्राडामस के कुछ अशार हैं वो ये भी जो है इशारे देते हैं कि वबाओं से उनको जोड़ा जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने सदियों पहले ऐसी बीमारियों की पेशगोई की है जो पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। और एक इशारे में 7 महीने की जंग और 2 शहरों के टकराव का जिक्र है, जिसे माहिरीन रूस, यूक्रेन या मशरक या मगरिब की कशीदगी से मिलाते हैं। और एक शेर में मशरक से उठने वाली आग और मगरिब की खामोशी का जिक्र किया है, जैसे कुछ लोग टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत में मशरक की तेज़ी से तरक्की के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन नॉस्ट्राडामस ने उम्मीद भी दी है कि मुश्किल वक्त के बाद एक नया रहनुमा या नई रोशनी सामने आ सकती है। तो चलें, एटलीस्ट उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये उम्मीद तो है कि ये सारे डिजास्टर के बाद, इतनी सारी हैपनिंग्स के बाद कोई रोशनी नजर आएगी, कोई सहारा नजर आएगा।
बिल्कुल जी, जब इतने बहरान हो, इतने मसाइल हो, तो फिर कुछ ना कुछ बेहतरी जो है वो बेहतरी निकल अच्छा, आती है। अगर मतलब शर में इतनी से खैर का पहलू निकल आता है। शर में से खैर का पहलू निकल आता है, लेकिन अगर बेहतरी की बात हो रही है तो चले, मैं सोचती हूँ उज़ैर, तो आप कह रही हैं अपने disturb हिलाद था। वाला आगे निकले। उज़ैर ज़रा डिस्टर्ब था कि इस तरह की तशवीशनाक खबरें ऑडियंस के साथ शेयर करें, तो चलिए मैं एक लाइटर सी ऑन अ लाइटर नोट एक बड़ी अच्छी सी खबर शामिल कर लेते हैं। जापान में जी एक मुनफरिद और हैरान कुन ह्यूमन वॉशिंग मशीन तैयार की गई है जो कपड़ों की बजाय इंसानों की धुलाई करती है। ये मशीन सिर्फ 15 मिनट में किसी भी फर्द को माइक्रो बबल्स के जरिए नहलाने और खुश्क करने की सलाहियत रखती है। नहाते वक्त मशीन में लगी स्क्रीन जो है वहाँ पर मनपसंद वीडियोस देखना भी मुमकिन है, और ये आपके जिस्मानी डेटा जैसे कि दिल की धड़कन वगैरह को भी ट्रैक कर सकती है। तो जनाब, जो लोग नहीं नहाते उनसे 10 पर 10 तक गुजारिश है कि मशीन में चले दूसरों का ख्याल रखें। चले, एटलीस्ट मशीन आ गई आपको नहलाने हाँ, के लिए, और क्या चाहिए। मशीन का इस्तेमाल कर लें भाईजान। आप अगर बहुत सुस्त हैं, काहिल है, आपका नहीं दिल करता नहाने का, तो मशीन ये फरीजा सर अंजाम देगी, लेकिन आपने बस करना है कि मशीन के अंदर दाखिल हो जाना है। जी। ना ये आपको रोल करेगी, ना बहुत ज़्यादा हीट दे के आपको सुखाएगी, बल्कि बड़ी जदीद मशीन है। और इस मशीन का मकसद सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं है, बल्कि ये जहन को भी ताज़ा दम करती है, सुकून पहुंचाती है। ह्यूमन वॉशिंग मशीन के सिर्फ 50 यूनिट्स ही हैं जो कि तैयार किए गए, और इसकी कीमत तकरीबन $3,85,000। अब बताएं, बहुत थोड़ी सी, नहाना इतना महंगा है। मामूली है आपके लिए, तो कुछ भी नहीं है। यानी 10 करोड़ 80 लाख नहीं, मैं वैसे ही नहा लेती हूँ मुझे मशीन की जरूरत। ये मशीन ना सिर्फ आपके जिस्म वाह। बल्कि रूह की सफाई का और भी जेब वादा की भी करती है। सफाई अब रूह की सफाई मुझे नहीं पता किस तरह से करती है, मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा। जापान में जनाब टेक्नोलॉजी और फलाई जिद्दत की एक मुनफरिद मिसाल के तौर पर इस मशीन को जो है वो पेश किया जा रहा है। देखिए, रूह की सफाई, नहाना इज अ थेरेपी, और अगर जब आप नहाते हैं तो आपकी रूह भी ऑब्वियसली सुकून में आती है, जो और अरसे से नहीं नहाते दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है। दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है। लेकिन वो हमने तो एक ही धुलाई सुनी हुई है, इंसानों की धुलाई। एक उस धुलाई से निकल वो के ज़हन में मशीन आता की है। धुलाई बहुत ही जबरदस्त है। और अगर हो जेब गवारा करती हो तो मशीन लें और मशीन में जाएं और नहाएं। वाह वाह। हाँ, अभी तो ये महंगी है। चलें एक और खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं, अगर इतनी शेयर कर ही रहे हैं तो जनाब, सोशल मीडिया पर दीगर खवातीन की तस्वीर को अगर आप लाइक करते हैं तो ये बाज़ हालात में तलाक का सबब बन सकता है। कम से कम तुर्की के अंदर तो ऐसा मुमकिन है। तुर्की की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एक फैसले में कहा कि दीगर खवातीन की सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने के अमल को अज़दवाजी एतमाद के नुकसान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी नौयत का मुकदमा शहर केसरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े के दरमियान पेश आया, जहां शौहर और बीवी दोनों ने तलाक के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अगरचे दोनों के असल नाम जाहिर नहीं किए गए, लेकिन बीवी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि शौहर ने उसकी कदर ही नहीं की, जो कि इल्ज़ाम लगता ही रहता है। फिर अगला इल्ज़ाम लगा माली मुआवनत फराहम नहीं की, और दीगर खवातीन की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देकर अपनी वफादारी को नुकसान पहुंचाया। जबकि शौहर का दावा यह था कि बीवी ने उसके वालिद की तौहीन की है और हसद और ऑनलाइन तौहीन आमेज जुमले जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। भाई, ये जो सोशल मीडिया के क्लैशेस हैं ना कपल के, वो बहुत ही दर्दनाक और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। आप क्यों लाइक करते हैं भाई? ये आदमियों को मसला भी क्या है? हर पोस्ट लड़की की लाइक करनी जरूरी नहीं होती। फेक आईडी बनाए, मैं मशवरे देती एक फेक आईडी बनाए, वहां से लाइक करें, देखें जितने मर्जी फॉलोअर्स। वैसे तो आप खवातीन का अलम बुलंद रखती हैं, आज आप मर्दों का भी ख्याल देखिए, करिए। मैं क्या वजह है? मर्दों का इसलिए ख्याल करें क्योंकि मर्दों के ज़हन से आप ये नहीं निकाल सकते, मर्द ने लाइक करनी ही करनी है। ये आप खवातीन को अपने जहनों में बिठा लेना चाहिए। इस तरह का कोई मर्द दुनिया में नहीं आया जो दूसरी औरत की फोटो लाइक ना करे। आप मर्दों की आज साइड ले रही हैं, चाय और मंगवाऊं मैं आपको? नहीं, मुझे मर्दों की साइकी समझ आ चुकी हुई है ना, तो मैं मायूस होकर कह रही हूँ, आप क्यों स्ट्रेस ले रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं एक आदमी के पीछे जिसने किसी की फोटो लाइक कर दी? वैसे दिस इज अ टॉक्सिक थिंग के मतलब इस चीज पर आप इतना ज्यादा वबाल करें, क्योंकि अदालत भी कुछ ऐसे ही सोचती लेकिन है। आप और देखिए, उन्होंने इट्स शौहर वाइस को वर्सा। अगर किसी के जिम्मेदार शौहर करार ने दे दिया। किसी लड़की की फोटो लाइक की है तो किसी का शौहर आपकी लड़की की फोटो भी लाइक कर सकता है। अदालत के भी कुछ ऐसे ही ख्यालात जी, हैं, जी। और शौहर को जिम्मेदार करार दिया और बीवी को जर तलाफी अदा करने का भी हुक्म दिया अदालत ने। इस फैसले में शौहर की सोशल मीडिया लाइक्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और एपलेट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। Yes. अदालत ने अपने फैसले में ये वाज़ेह कर दिया कि शौहर की जानिब से दीगर खवातीन की तस्वीर को लाइक करने से अज़दवाजी एतमाद ख़त्म हो सकता है, और ये इक़दाम ताल्लुकात के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। तुर्की भी मुस्लिम कंट्री है, तो मेरा ख्याल है लाइक करने की क्या ज़रूरत थी? माशाल्लाह कह के आगे बढ़ सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं।
देखें तारीफ अभी करनी तक- थी तो आप वैसे कर लेते हो, अभी तो क्या तक ना हार्ट किसी भी बनाना था पोस्ट पे ऐसा इमोजी नहीं आया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह या क्रिटिसाइज करने वाला इमोजी आ जाए ना तो खवातीन खुश हो जाए कि देखें इस आदमी ने जाके उसको नफरत का इजहार किया, तो नफरत वाला आप इमोजी बनाया करें। हाँ, तो और मेरे ख्याल देख आप भी लिया थंब डाउन वाला बना दिया थंब करें। डाउन, और इसी बहाने आपने लड़की भी देख लेनी है। सारे टोटके मैं बताती जा रही हूँ, ब्रेक की बनती है या वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह नज़र आना सिर्फ सहूलत नहीं है बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। अक्सर लोग सर दर्द, आंखों की थकन, धुंधला दिखाई देने या रात के वक्त नज़र कमज़ोर होने जैसी शिकायत को मामूली समझते और नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत में इन मसाइल की बड़ी वजह गलत नंबर का चश्मा भी हो सकता है। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि गलत नंबर की ऐनक आंखों पर किस तरह दबाव डालती है, क्या को मजीद मुतासर कर सकती है और कब नज़र का दोबारा टेस्ट करवाना नागुज़ीर हो जाता है। इसी अहम मौजू पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फहद एजाज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो जी, वालेकुम पाकिस्तान। सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि दुरुस्त नंबर का जो चश्मा है ये बिनाई के लिए क्यों और कितना ज़रूरी है, और कितनी देर के बाद आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए कि हो सकता है आपका नंबर चेंज हो गया हो चश्मे। जी, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपने सेलेक्ट किया है। देखें, अगर आपकी नज़र तशख़ीस एक तो टाइमली होना भी बहुत ज़रूरी है, और प्लस फिर आप उसमें नंबर उसका सही जो है पहनना वो भी बहुत ज़रूरी है। ये भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप वो डायग्नोज भी करें एंड देन फिर आप उसको सही नंबर भी लगाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप गलत नंबर लगाने से ना सिर्फ नज़र मज़ीद कमज़ोरी की तरफ जा सकती है बल्कि और इस तरह सर दर्द होना, और बच्चों में तो ख़ास तौर पर जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनमें एक तो नज़र उनको नहीं आता, फिर उनकी तालीमी काबिलियत बड़ी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में पीछे चले जाते हैं। फिर उनकी एक क्लासरूम में बाज़ औक़ात एट टाइम्स उनका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है, तो सोशली भी वो एक तरह से ऑकवर्ड फील करते हैं। तो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, अगर आप ऐनक का नंबर सही पे आपका निकल आया तो फिर आपको उसको दुरुस्त तौर पे पहनना भी चाहिए। अच्छा खास साहब, समटाइम्स ऐसा होता है कि डिटेक्ट ही नहीं होता, सर में दर्द हो रही है, बस लगता है कि इट्स ओके ये सर का दर्द है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, नज़री कमजोरी के कई सिम्टम्स हैं, जिस तरह आपने बताया कि अगर तो बुजुर्ग है, जिस तरह बुजुर्गों में सबसे कॉमन कंडीशन जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है, मोतिया बन जाता है, तो उनको नहीं समझ आती। तो जो अलामात बुजुर्गों में आ सकती हैं, एक तो उनको रात के वक्त ड्राइविंग में बड़ी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपकी दूर की नज़र बहुत मुतासिर हो जाती है, आपको लग रहा होता है कि आपको दिन के वक्त बाज़ औक़ात आप धूप में निकलते हैं तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ सकती। तो फिर सर में दर्द, हर वक्त थकावट, आंखों में थकावट महसूस होना, फिर दर्द महसूस हो सकती है, आपको एक भारीपन महसूस होता है। और अगर बच्चे हैं तो वो वही जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि या तो वो क्लासरूम में बैठे होंगे, उनको अपनी क्लास में नज़र नहीं आ सकता, फिर वो टीचर से शिकायत करते हैं। तो टीचर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर बच्चा आपको इस किस्म की प्रॉब्लम्स बता रहा है या वो घर से नहीं वो बात बाज़ औक़ात पिक हो रही, तो टीचर्स का काम है कि वो अर्जेंटली उसको पिक करें और वो या तो उसके पेरेंट्स को बताएं या फ़ौरन डॉक्टर के साथ उसका एक ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि डॉक्टर को रेफर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई ये चीज़ जो है ना वो बड़ा फिक्रमंद करती है हमें। हम देखते हैं बड़े छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं लेकिन इतने इतने मोटे जो शीशे हैं वो लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं। मतलब हम मोबाइल को ही इसका जिम्मेदार समझ सकते हैं, हम डिजिटल स्क्रीन्स को ही समझ सकते हैं, या फिर आपकी कोई ईटिंग पैटर्न है या फिर और कोई चीज़ें हैं जो ये डिस्टर्ब करती हैं आपकी आई साइट को? इसमें दो तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। या तो अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को ऐनक का नंबर लगा हुआ है, और ये बाजू का जो मायोपिया कंडीशन है जिसमें माइनस नंबर आपने बताया कि वो मोटी ऐनक बच्चे पहनते हैं, तो ये जेनेटिक्स का भी इसमें ताल्लुक है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को लगा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि लाजमी तौर पर उनके बच्चों को फौरी तौर पर टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर वो जितनी जल्दी उन बच्चों में टेस्ट हो सके ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बहन भाइयों में भी, अगर किसी के बहन भाइयों में एक कंडीशन है, तो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि अगर आपके पेरेंट्स जो थे वो आपस में कजन्स थे तो उन खास तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को फौरी तौर पे चेक करवाएं। और अगर किसी एक बहन भाई में कोई कंडीशन निकली है, जिस तरह एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक कंडीशन है जिस वो भी आंख में हो सकती है, तो फौरी तौर पे अपनी टेस्ट करवाएं। जहाँ पे आपने दूसरे फैक्टर्स की बात की वो बहुत आजकल डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर हमारे ईटिंग पैटर्न्स और हैबिट्स इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आजकल मुझे लगता है कि हर बंदा ही इससे अफेक्टेड है किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि लेट नाइट हम लोग ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ लेट नाइट होती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे कि वो बाहर जाके खेलें। कभी स्मॉग है, कभी डेंगू है, कभी बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ उस तरह से बच्चों की हैं भी नहीं। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी की अगर नज़र कमज़ोर है, उसको चश्मा लगा हुआ है ना, तो शौक में या फैशन में भी ना हम
ग्लासेस लगवा पकड़ते हैं लेते और टेस्ट करने लग जाते हैं। और एक वो दफा तो सर घूम जाता सर घूमता है। अगर वो ज्यादा बड़े नंबर तो वो की है वाकई नुकसानदेह होता है इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बाजू का गलत नंबर भी पहन सकते हैं तो आप जाहिर है फिर आप अपनी परफॉर्मेंस, आप जो भी कोई इंसान है जिस फील्ड में भी वो काम करे वो अपनी 100% पे तो नहीं वो काम कर सकता, और फिर फर्दर उसकी डिटेरिएशन होगी, फिर वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, वो मेंटली तौर पे कभी भी सुकून वाली कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तो आजकल धुंध चल रही है, कुछ इस तरह के ग्लासेस भी हैं जिन लोगों ने मोटरवेज पे सफर करना होता है, ये शदीद धुंध के अंदर कोई येलो ग्लासेस होते हैं, उससे विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। फिलहाल तो उसमें ज्यादा अभी तहकीक नहीं की गई, लेकिन जो ब्लू फिल्टर ग्लासेस है ना उनका बहुत ब्लू फिल्टर ग्लासेस है, ओके, वो बेसिकली जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और जिनको ऐनक का नंबर भी लगा हुआ है, तो उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि ब्लू फिल्टर यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास आजकल कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका काम ऑनलाइन है और वो 10-10 12-12 घंटे मुसलसल स्क्रीन टाइम के सामने है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो आंखों को बार बार धोएं, और अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको लुब्रिकेट आई ड्रॉप्स हैं वो कम से कम दिन में 4 से 5 दफ़ा उनको लाजमी डालने चाहिए, तो क्योंकि इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर आप एक ही पोस्चर में अपनी कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं, ड्राई हो जाती वो तो बहुत बुरी तरह ड्राई हो। गर्मियों में फैशन के तौर पर कोई 150 का 200 का ये चश्मे लेकर लगा, क्योंकि आंखें बड़ी आपकी नाजुक हैं, सेंसिटिव हैं और बहुत कीमती चीज़ है, तो वो कितनी नुकसानदेह है, और क्या मशवरा देंगे कि एक दफा पैसे खर्च कर लें, अच्छा चश्मा लगा के वॉक नहीं करनी, वो चश्मा लगा के वॉक भी तो करनी होती है ये भी है, देखिए आंखें भी तो बचानी। इससे बड़ा जरूरी चीज है कि कॉस्मेटिक्स भी जरूरी है, अब नौजवान में खूबसूरत लगना वो सारा कुछ भी बहुत जरूरी है, स्टाइल भी, प्लस अगर आपका एक कंडीशन आपको है तो मेरा ख्याल है उसकी डायग्नोसिस भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पैसे खर्च करके डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे अच्छी तरह तशखीस करवा के अच्छी ऐनक लगाएं तो जो आपके साथ ज्यादा देर तक चल सकती है। अच्छा डॉक्टर फाहद, ऐसे भी होता है कि ना जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ना अगर दूर की और करीब की दोनों की वीक है ना तो वो एक ही फ्रेम में दोनों कर देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम भी होती है, तो ये ठीक है या गलत है? देखिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें बार बार ये पहले दूर की लगाएं फिर नज़दीक की लगाएं, तो हम तो सारा दिन यही करते रहते हैं, कभी दूर की, तो उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको एक ही एनक से दोनों में नजर आ रहा है तो दैट्स मोर कंफर्टेबल। हाँ, लेकिन बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें नहीं सूट करता, हमें इंडोर काम है, जिस तरह खवातीन है घर में उनके मामूली तौर पर घर पर ही ज़्यादातर काम है, उन्होंने बाहर तो निकलना नहीं, तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं किचन में जा रही हैं या कुछ अखबार पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं, मोबाइल का इस्तेमाल है, उसके लिए फिर आप एक लहदा रखें नज़दीक की और दूर की लहदा ऐनक रखें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं मोतिया आ जाता है, ये एज फैक्टर है, एज के साथ इसने आना ही होता है, ज़रूरी होता है, और अगर हम इसको थोड़ा सा लेट कर सकते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए जिस तरह एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं, जिसम के हर हिस्से में ही चल रहे होते हैं, अगर आपके बाल हैं उन्होंने भी सफ़ेद होना है, इसी तरह आपके जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ, उन्होंने भी ऐसा तक कमज़ोर होना, तो लेंस जो एक अल्लाह ताला ने आँखों में रखा है उसकी भी एक उम्र मुकर्रर है, तो बेसिकली 45 ईयर्स ऑनवर्ड्स वो है उसमें भी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं तो वो तब्दीलियां बाज़ औक़ात स्पीड अप हो जाती हैं, तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो डायबिटिक्स हैं या जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं कि दे हैव टू विजिट डॉक्टर एट रेगुलर इंटरवल, उनको पहले से चेक करवाना है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको विजुअल आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं आपको नहीं नज़र आ पा रहा, या आपको अपने जो है वो ड्राइविंग करते हुए या मतलब अखबार पढ़ते हुए आपको दिक्कत आ रही है, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, और इसमें लेट करना किसी सूरत भी ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स ऐसा होता है किसी हादसे की वजह से किसी की आंख ज़ाया ही हो जाती है, खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आंख बदलनी होती है, समटाइम्स ऐसा होता है पत्थर की आंख भी होती है, उसको नॉर्मली डिटेक्ट किया जा सकते हैं या वो ऐसे ही है? देखिए वो भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी आंख ज़ाया हो जाती है या किसी किस्म के आपको चोट लगी है या कोई हादसे की सूरत में, तो वो अगर आपकी उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ को फिर हम निकाल लेते हैं, और फिर आर्टिफिशियल आइज़ हम जो डालते हैं तो बेसिकली वो कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए डालते हैं, क्योंकि हमारे पास कई यंग पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए ज़ाहिर है पूरी उम्र पड़ी होती है और उनके लिए उस तरह गुजारा करना सोसाइटी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेफ होती हैं? जी डेफिनेटली वो सेफ है, अगर आप डॉक्टर के साथ रेकमेंड करके उसको डेजिग्नेटेड हमारे पास ऑप्शंस हैं जो लोग इसका काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू अगर आप करें वो डेफिनेटली वो करामद है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, आंखों का फड़फड़ाना ये क्या है? ये क्या कैफियत है? कहते हैं ना ये राइट, इससे बहुत सारी जो है ना तो फायदा है, लेफ्ट फड़फड़ा सुपरस्टिशन जो है वो भी मेडिकली क्या नथी की जाती है। देखिए इसमें कोई साइंटिफिकली तो प्रूवन इसमें कोई चीज़ नहीं है, अलबत्ता लोगों के जहनों में बड़े सवाल आते हैं कि जी मेरे जो रात को मैं बैठा हुआ था तो अचानक फड़फड़ा रही थी, तो किसी चीज़ का पेश कायमा तो नहीं हो सकता, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें आप बेफिक्र हो जाएं। बाज़ औक़ात आप अनकॉन्शियसली कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई आप इनवॉलंटरी एफर्ट कर रहे होते हैं, मतलब इसका नज़र से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फवाद साहब, एक तो आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं उनकी तो आइज़ ड्राई हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी आंखों में पानी भी बाज़-औक़ात रहता है और उन्हें देखने में मुश्किल आ रही होती है, इसका रीज़न क्या है और इसका हल क्या है?
देखिए पानी निकलना ना बेसिकली तो कोई आजकल जो हमारी जिस तरह की कंडीशंस हैं उसना कोई बीमारी को तो हम नहीं कंसिडर करते जी। मगर यह है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग है और कई पेशेंट्स जो आते हैं उनकी ना बेसिकली आंसुओं की नाली भी बंद हो सकती है, तो अगर आपके ये आपको कुछ थोड़ा पानी आना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको हर वक्त पानी आ रहा है तो फिर आपको जो आप डॉक्टर को चेक करवाएं। हो सकता है कि बच्चों में प्रॉब्लम जो नए बच्चे पैदा होते हैं जो यानी कभी कभार का कोई मसला नहीं। और ये जो लोग आंखें मल रहे होते हैं हाथों के साथ, ये कितना नहीं, ये बहुत डेंजरस है। आंखों और अगर आपको चाहिए कि कभी भी अपनी आंखों को ना हाथ मत लगाएं ऐसे ही, अच्छा। हाथ धो के आंख लगाएं। और इसके लिए हम देखते हैं लेंसेज भी लोग इस्तेमाल करें, तो वो ठीक है? नहीं देखिए लेंसेज का बड़ा ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये बड़ा ट्रेंड है कि वो किसी इवेंट से पहले या वो कहीं जाने से पहले वो ज़रूर लाजमी लेंस का इस्तेमाल करती हैं। आजकल इस चीज़ को काफ़ी हद तक डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि जो ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं बाद में, अगर हम देखें कि अगर आप प्रॉपर उसकी टेक केयर नहीं करते और आप रात को बाज़ औक़ात हमने देखा कि रात को भी लगा के सोते हैं, वो बहुत डेंजरस है। तो वो बहुत डेंजरस है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली कभी आंख में कुछ चला जाता है, समटाइम्स बाल चला जाता है, बाइक वालों की को कंकर चला गया, कंकर चला जाता है, तो वो कि उस मौके पे फिर क्या करना चाहिए? किस तरह निकलेगा वो आपको फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, और इमरजेंसी होती है क्योंकि आपको फौरन तौर पे उसको निकलवाना पड़ता है। खुद अगर आप उसको वेट करेंगे हो सकता है वो अंदर जाए और वो फिर उसका निकालना मुश्किल हो जाता है, वो बाज़ औक़ात और तरह की इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। तो अगर आपको ज़रा सा भी शक महसूस हो, अगर आपकी कोई चीज़ चली गई है तो फौरी डॉक्टर के पास जाएं और खुद घर पे इलाज ना करें। और कौन सी ऐसी आपकी, एक तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, और दूसरा क्योंकि आपने कहा कि हाइपरटेंशन के जो हैं उनके लिए आंखों का बड़ा मसला बन सकता है, और वैसे आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए कौन सी डाइट अच्छी है? देखिए बड़ा फेमस हम करते हैं कि या तो गाजरें बड़ा फेमस है कि जी अगर आपको कैरेट्स जो है ना वो बड़ा रिच सोर्स है, तो मैं समझता हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। जितना आप आर्टिफिशियल डाइट को अवॉइड करेंगे, खास तौर पे जिस तरह के पिज्ज़ा, आजकल नौजवान नस्ल बड़े शौकीन है जंक फूड, हम बच्चों को भी देखते हैं कि वो भी आते हैं हॉस्पिटल और उन्होंने हर हाथ में ना एक जूस और चिप्स पकड़ा होता है, तो इससे खास तौर पे इज्तनाब करें। जितने पैक जूसेस हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये तो अपनी डाइट से एलिमिनेट करने चाहिए, और आप जितना बच्चों को नेचुरल डाइट की तरफ लगाएंगे, क्योंकि देखें इन्हीं बच्चों ने कल को इसी डाइट के ऊपर आगे उन्होंने मेन पोजीशंस के ऊपर आना है, और एक पूरी नस्ल तैयार हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस नस्ल को अच्छी तरह परवरिश भी करें और उनको समझाएं भी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ज़बरदस्त मैसेज डॉक्टर फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट को बेहतर करें ताकि आप महफूज रह सकें, अपनी आंखों की भी हिफाजत करें और दूसरों की आंखों की भी हिफाजत करें। बिल्कुल, नज़र की हिफाजत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हमने आपके साथ शेयर करना है, उस पर बात करनी है, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात कर लेते हैं जनाब भारत की जानिब से जो फिल्म बनाई गई है लियारी पर, और उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन असल में तो ये पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि किया जा रहा है इस फिल्म के ज़रिए, और कोई पहली दफ़ा नहीं है बल्कि भारत पहले भी इस तरह की जो हरकतें हैं वो मूवीज़ के ज़रिए करता रहा है। तो जनाब धुरंधर जो है वो इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में है। फिल्म में पाकिस्तान ख़ास तौर पर अगर देखा जाए लियारी और सिंध पुलिस के शहीद बहादुर निडर ऑफिसर चौधरी असलम के किरदार की मनफी अक्कासी पर सख्त एतराज़ात सामने आ रहे हैं, और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि 6 खलीजी ममालिक ने भी धुरंधर पर पाबंदी लगाई है, और ये वाज़े किया है कि फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ तासुब पर मबनी मवाद शामिल है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को किसी भी खलीजी मुल्क में रिलीज होने से रोक दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने फिल्म को लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार देते हुए वाज़े किया है कि लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। उन्होंने बताया कि जी मेरा लियारी के नाम से फिल्म बनाई जा रही है, आइंदा माह रिलीज होगी और वो लियारी का असल और मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। तो जनाब ये मूवी जो है कब आ रही है और इसके अंदर क्या कुछ होगा? जान जमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, भारतीय फिल्म धुरंधर को पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा करार दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के असल मकासद क्या हैं? भारत क्या इसे हासिल करना चाहता है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत हमारा रिवायती दुश्मन है। 1947 से हमें नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश करता है। रिसेंटली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा इनका यूनिट भी डिस्कवर किया था, जिसके तहत ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली प्रोपेगेंडा और डिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश ये लोग
करते रहे हैं और ये उसी चेन का एक लिंक है। इस दफ़ा इन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरा जो आबाई हल्का है लियारी उसको बदनाम करने की कोशिश की है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ब्रादराना मुल्क है जीसीसी के, उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया है। पाकिस्तानी आवाम ने भी इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि इंटरनेशनल जितने भी लोगों ने देखा भी है इसको, वो भी हंस रहे हैं कि यार आप लोगों ने किस तरह के मतलब पाकिस्तान के अंदर सबको पता है कौन ऐसे आदाब करके मिलते हैं। हम सब पाकिस्तानी, आप शायद लाहौर में बैठे हैं, मैं कराची में बैठा हूँ, ऐसे तो कोई भी नहीं मिलता। तो लोगों ने ओवरऑल इस मूवी को रिजेक्ट किया है। और लियारी जो कि एक बहुत ही मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, पीसफुल एक इलाका है, एक गुलदस्ता है पाकिस्तान का, जिसमें हर तबके से, हर जबान बोलने वाले पाकिस्तानी लोग आबाद हैं, दहाइयों से आबाद है और आपस में अमन से रहते हैं। उनको इन्होंने अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है अपने प्रोपेगेंडा में। बहरहाल ये मूवी तो धुरंधर के ऊपर बात करना ही फजूल है, क्योंकि एक झूठी मनगढ़ंत फिल्म है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इंडिया की अगर हम मूवीज देखें तो बहुत ही गलत पोर्ट्रे किया जाता है। और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि ये इनको मुसलमानों से कोई मसला है, कोई इतनी ऑब्सेशन है कि वो गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं मुसलमानों को। आदाब वाला स्टाइल हो जाए, या फिर एक तिल लगा देते हैं, या सुरमा आंखों में डाल देते हैं, और नौजवानों को जिस तरह से मुस्लिम बनाकर पोर्ट्रे किया जाता है बहुत ही गलत तरीके से, और इस तरह की है भी नहीं, हकीकत से बिल्कुल बरक्स है। और लियारी की जैसे आप बात कर रहे हैं, बड़े लोगों ने ट्रोल किया है कि लियारी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे इन्होंने दिखा दिया है। तो ये जो आलमी सतह पर इतनी बदनामी इनको मिल रही है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, बदनामी तो इनको मिल गई है, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा लियारी फिल्म है, हमारा फोकस अभी इस पे है, और ये इस धुरंधर मूवी के रद्द अमल में हमने नहीं बनाई है। ये चीज़ को मैं वाजे करना चाहता हूँ। ये मेरा लियारी मूवी जो है, ये तकरीबन अप्रैल में ही इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग और सपोर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट से। और इसमें लियारी की असल जो बयानिया है वो इसमें बिल्ड कर रहे हैं हम। और लियारी की कहानी लियारी वालों के मुंह से ही इंशाल्लाह आप दुनिया सुनेगी, क्योंकि लियारी इज द फेस ऑफ रेजिलियंस, इज द फेस ऑफ रेवोल्यूशन और रेजिस्टेंस। लियारी के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में लियारी का एक बड़ा किरदार रहा है। जो ज़िया-उल-हक का दौर था, उसमें लियारी वालों ने जिस तरह से स्ट्रगल की और वापस से जमहूरियत लाई, वो भी अपनी मिसाल आप है। फिर लियारी के अंदर जो एथलीट्स हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान बिल्कुल नादिर साहब, मैं अगर देखूं तो जो लियारी से हमारा तारुफ है, या जो लियारी की पहचान है, फुटबॉल है। बड़े ज़बरदस्त फुटबॉलर्स हैं, बॉक्सिंग का बड़ा पैशन पाया जाता है बच्चों के अंदर वहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो आलमी फुटबॉलर्स भी आते हैं तो वो भी लियारी का रुख करते हैं बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए। तो बिल्कुल जी, इस फिल्म में आप कौन कौन से जो पहलू हैं वो हाईलाइट करेंगे लियारी? जी, ये स्पोर्ट्स का फोकस और जो विमेन एम्पावरमेंट है उस पे फोकस है। इसका जो मेन जो किरदार है वो आयशा उमर अदा कर रही है, और जो दिखाती मूवी में दिखाया जा रहा है कि लियारी के अंदर किस तरह जो हमारी ख़वातीन है वो भी बड़ी माशाल्लाह एम्पावर्ड है और स्पोर्ट्स से प्यार करती है, और वो बहुत जो है इंडिपेंडेंट है और जज्बा रखती है पाकिस्तान का नाम उजागर करने में। तो एक फुटबॉल टीम बनाती हैं जो आयशा उमर का जो रोल है, जिसमें लियारी की बच्चियां होती हैं, वो फिर इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान के लिए अवार्ड्स और मेडल्स और ट्रॉफीज जीत कर आती है, और पाकिस्तान का नाम जो है वो फख्र से बुलंद करती है। तो ये इश्यूज उसमें हाईलाइटेड है। और किस तरह लियारी, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था, एक मल्टी कल्चरल एक हब है पाकिस्तान का, एक गुलदस्ता है जिसमें हर जबान बोलने वाले लोग हैं। सिर्फ बलोचनी, कच्छी, सिंधी, पश्तो, सराइकी, हर तबके से ताल्लुक रखते हैं लोग। तो ये फुटबॉल टीम में भी इस तरह के हर बैकग्राउंड के लोग हैं जो पाकिस्तान का एक गुलदस्ता बन के फिर पाकिस्तान नादिर साहब, आप लोगों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है इस फिल्म के जरिए कि भारत का जो नैरेटिव है आप काउंटर करें, और यहीं पे आप उसे कराची, सिंध, लियारी तक ही रोक लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पंजाब की तरफ भी आए और जो हमारी पंजाबी लॉलीवुड की मूवीज हैं उनकी भी स्टोरीज उठाकर वो सीक्वल जो है वो बनाने शुरू करते हैं। हमारे गाने कॉपी कर रहे होते हैं, हमारी फिल्में कॉपी कर रहे होते हैं। ऑब्सेशन तो उनको एटलीस्ट पाकिस्तान से है, ये तो है। जी, लियारी का इस मूवी मेरा लियारी की जो मेन टाइटल सॉन्ग है वो भी लियारी की एक बच्ची है एवा बी नाम से, जो कोक स्टूडियो पे मशहूर हुई थी, उसी ने ही गाया है। वो गाना भी इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में रिलीज हो जाएगा। वो गाना उम्मीद है आप लोग को मजा आएगा, और लाहौर में भी लियारी की बलोची बीट्स पे इंशाल्लाह आप लोग भी घूमेंगे।
चलें, यही शिकवा रहता था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई आर्ट मूवीज़ नहीं बनती, कोई कल्चरल मूवीज़ नहीं बनती, और ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है कि इस तरह की मूवीज़ बन रही हैं, क्योंकि भारत एक जानिब से हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा करता ही जा रहा है। तो हमें चाहिए कि आवाम के सामने रियलिटी आए, हक सच आए, सामने नजर आए। अक्षय खन्ना को हमने देखा कि बड़ी मकबूलियत मिली, और ये भी ट्रोल किया जा रहा था कि जब तक वो इंडियन थे तो फ्लॉप थे, जैसे ही पाकिस्तानी बने तो बड़े फेमस हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। जब हीरो होते थे तो फ्लॉप रहते थे। जब पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की तो इंडिया में उनको थोड़ी बहुत जो है फेम मिली है, मगर इंटरनेशनली उनको रिजेक्ट किया गया है। लोग यही कह रहे हैं कि आपने ये पाकिस्तान के ऊपर, एक तो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, अकल की तो जरूरत अकल है नहीं। आप लोगों ने उल्टी सीधी, आपने आंखों में सुरमा, और दूसरी बात ये है कि जो दिखाया है कि बलोच कैरेक्टर दिखाया है और नाच वो अरबी गाने पे रहा है। ऐसा कहाँ होता है? हमारा बलोची गाने, हमारे मैं खुद बलोच हूँ, हमारे बलोची गाने माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, अरबी गाने भी सुनते हैं। मगर जो कॉस्ट्यूम है, जो अटायर है, उस पर भी तनकीद हो रही है। मतलब जो कुर्ता पहना हुआ है, हाफ स्लीव, और जिस तरह मैले कुचैले दिखाए गए इस तरह के तो लोग होते नहीं है। इनको वॉशिंग मशीन में डालना चाहिए। बिल्कुल। अभी वही अर्ज यही कि अभी इंशाल्लाह विद इन 2-3 वीक्स ये जो मेरा लियारी फिल्म है ये रिलीज होगी, और फिर हर जबान पे। नादिर साहब, बेस्ट विशेस हैं हमारी, और हम बिल्कुल मुंतज़िर हैं इस मूवी के लिए, और स्पेशली जो गाना है अब वो तो जरा एक हफ्ते में आ जाएगा, जो आपने खुशखबरी दे दी है, तो ज़रूर हम उसे जनाब एंजॉय भी करेंगे, और लाहौर की सड़कों पर भी वो आपको और हक सच भी दिखाएंगे और रियलिटी भी दिखाएंगे, और इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब जाएगा कि असल हकीकत ये होती है, और फिल्मों के जरिए हकीकत दिखानी चाहिए, ना कि फिल्मों को भी सियासत के तौर पर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नादिर साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से भारत फिल्मों के जरिए सियासत करता आ रहा है, खेलों में सियासत करता आ रहा है, हर चीज पर भारत ने सियासत ही की है। कोई चीज एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहने ही नहीं दी है कि आवाम के लिए एंटरटेनमेंट छोड़ दें, नहीं। तो हम अब अगर आ गए मैदान में तो रियलिटी दिखा अंदाजा ही नहीं लगा सकते ना आप भारत का, और कोई नजूमी भी पेशगोई नहीं कर सकता कि भारत के सतह गिर सकता है। तो जनाब मशहूर जमाना ना बीना नजूमी बाबा वांगा की हम बात कर लेते हैं। 2026 से मुतालिक उनकी पेशगोइयां एक बार फिर खबरों की जीनत बन रही हैं। बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली बाबा वांगा ने मरने से पहले साल 1579 तक के बारे में दावे किए, और उनके मुताबिक 2026 दुनिया के लिए एक अहम और कड़ा साल हो सकता है। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में बड़े पैमाने पर कुदरती आफात आ सकती हैं, जिनमें शदीद ज़लज़ले, आतिश पेशाब फटने और मौसम की गैर मामूली शिद्दत शामिल है, जो ज़मीन के 7 से 8% हिस्से को मुतासर कर सकती है। और हालिया बरसों में शदीद गर्मी की लहरों, जंगलात की आग आप देख लें, ज़लज़लों के तनाजुर में ये पेशगोई दुनिया की तवज्जो हासिल करती जा रही है। और उज़ैर, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बाबा वांगा ने ये दावा भी किया है कि 2026 आलमी तनाज़ात के बढ़ने का साल होगा, और उनके मुताबिक 2025 से इंसानियत का जवाल शुरू होगा, जबकि 2026 में चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बाबा वांगा ने एक हैरानकुन बात ये भी कही है कि इंसानों और किसी दूसरी तहजीब या मखलूक के दरमियान पहला रब्ता शायद 2026 में मुमकिन हो जाएगा। यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि दीगर प्लैनेट से रब्ते किए जा रहे हैं, खला का सफ़र कह लो, या चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा खलाई जहाज़ ज़मीन के करीब आने की बात की गई है, और उनके मुताबिक 2026 आलमी मईशत के लिए भी सख्त साल साबित हो सकता है, जबकि मसनूई ज़हानत AI दुनिया के बड़े शोबों पर गलबा हासिल करके नई मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो 2026 से बड़े लोगों को उम्मीदें थी, बड़े लोग सोशल मीडिया पर जी कह रहे थे, मीम्स भी आ रही थी कि कम बैक करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह माफ़ के दावे नजर आ रहे हैं बाबा वांगा के ज़्यादा थ्रू। प्रेडिक्शंस तो नहीं है, लेकिन 2026 जो है वो AI का साल होगा, जो नजर आता है जनाब। AI रूल करता नजर आएगा हमें 2026 के अंदर, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी ऐसी इजादात सामने आएंगी जो इंसान को वर्ता हैरत में मुब्तला कर देंगी। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और हर चीज़ के लिए वन तैयार रहना चाहिए। और जिस तरह से बाबा वांगा के दावे अगर उन्होंने पिछले सालों में किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हकीकत हमने देखी है, और अगर वो 2026 के हवाले से इस तरह के दावे करें तो उस हवाले से भी तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से आफात आएंगी, जल्जले आएंगे, अल्लाह खैर करे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हर तरह की कुदरती आफत, और ये जो कुदरती आफात है हम आप अगर इनको देखें तो ये कोई तफरीक नहीं करती हैं, अमीर गरीब के अंदर कोई भेदभाव नहीं है इनका। आप उसके अंदर देखें, जिस तरह से अमेरिका के अंदर आग लगी, जहाँ पर बहुत सारे जो हॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके फार्म हाउस थे, बड़े बड़े विलास थे, और जंगलों में आग लगी तो जनाब वहाँ से भागना जो है वो पड़ा, और सारा इलाका जो है वो मलिया मेट हो गया, आग की नज़र हो गया।
तो इस तरह के जो वाकयात जो हैं वो तो पेश आए और हैं ऐसे तमाम में के उज़ैर साथ। हम एपीएस को नहीं भूल सकते। सानेहा एपीएस को 11 साल हो चुके हैं और हम दुआ गो हैं जो ये सानेहा हुआ, बच्चे तालीम हासिल करने स्कूल में आए थे और जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, उन लोगों को, उन अनासर को जो बच्चों को, तालीम हासिल करने वाले बच्चों को निशाना बनाते हैं, उनको भी इबरत का निशान बनना चाहिए। और इस तरह के जितने भी नापाक अज़ाइम हैं उनको भी खाक में मिलना चाहिए और उनको हम सलाम पेश करते और हैं। बिल्कुल उन्हें सलाम भी आज पेश करते हैं और उनके जो अहले खाना है उनके हौसले सब्र की दाद भी देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे। इसी के साथ जनाब प्रोग्राम से आपसे इजाज़त तलब करते हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।